हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू उत्कर्ष फैमिली। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बोला था आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर जा रहे हैं वो आपका है पावर फैक्टर कंपनसेशन मेथड। और आपको वैसे पता होगा कि पावर फैक्टर कंपनसेशन मेथड से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है। तो ध्यान रखना है, जो पावर फैक्टर कंपनसेशन मेथड है या फिर इसी को अपन बोलते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट मेथड, जो भी आपका पावर फैक्टर है, जो शक्ति गुणांक है, उसको आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है। और उसको इंप्रूव कैसे करेंगे, किस किस की हेल्प से अपन करेंगे, तो वो सारे मेथड अपन यहां पर देखते हैं। तो हेडिंग लिखना है यहां पर पावर फैक्टर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट मेथड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट मेथड। तो देखो, पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है तो पावर फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आपको बता, लेक्चर नंबर 2 जो अपन ने पढ़ा था पूरा, उसमें ओनली अपन ने यही पढ़ा था कि पावर फैक्टर होता क्या है। पावर फैक्टर अगर आपके पास में लो होता है तो क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। आपके पास में प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर क्या होता है, प्योर रजिस्टर का पावर फैक्टर क्या होता है, प्योर कैपेसिटर का क्या होता है, एंड आरएल आरसी सारे सभी चीजों के अपन ने पावर फैक्टर निकाले थे। किस तरीके से निकालते हैं मैं मान के चल रहा हूं कि वो सारी चीजें आपको पता है। अब अपन क्या करेंगे, पावर फैक्टर अगर आपका लो था, आपको पता है पावर फैक्टर जब लो था तो उसके से मैंने क्या बोला कि ट्रांसमिशन लाइन में लॉस बहुत ज्यादा होंगे, और लॉस बहुत ज्यादा होंगे तो उसकी से एफिशिएंसी क्या होगी, यहां पर आपके पास में कम होगी। इसके अलावा मैंने बोला था पावर फैक्टर अगर आपके पास में कम होता है तो आपका जो जनरेटर है उसकी साइज क्या होगी, ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। जो अब ट्रांसमिशन लाइन होगा उससे ज्यादा पावर अपने को ट्रांसमिट करना पड़ेगा, वहां पर एरिया ज्यादा चाहिएगा। मतलब बहुत सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी, बहुत सारे फैक्टर मैंने आपको बताए थे सेकंड क्लास के अंदर। तो अगर किसी ने सेकंड क्लास नहीं लिए तो एक बार वो ले लेना, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि पावर फैक्टर के लो पावर फैक्टर के क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं और पावर फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं। क्लियर है? तो वो पार्ट में मान के चल रहा हूं आप सभी लोग को आता है। अब अपन काम एक बात कर रहे हैं कि पावर फैक्टर जो लो था उस पावर फैक्टर को अपने को इंप्रूव करना है। क्योंकि पावर फैक्टर अगर लो होता है ना तो पावर फैक्टर के बहुत सारे लो पावर फैक्टर के बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। अब मुझे क्या करना है, उसको इंप्रूव करना है। और अगर इंप्रूव करेंगे तो अपने पास में क्या होगा, अपने लिए एडवांटेजेस होगा। तो किस तरीके से इंप्रूव करेंगे तो वो चीज समझना। तो देखो, पावर फैक्टर मान लो ये आपके पास में क्या है, ये आपका अल्टरनेटर है, ये आपके पास में क्या है, जनरेटर है, और ये जनरेटर है, ये बस बार है, और ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है। और यहां पर आप क्या कनेक्ट कर रहे हो, लोड कनेक्ट कर रहे हो। यहां पर आप लोड कनेक्ट कर रहे हो, कुछ इस तरह का सिस्टम है। अब ये जो आपके पास में है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेंडिंग एंड बोलते हैं, जिसको मैंने आपको बोला था प्रेक्षण सिरा, हिंदी में अपन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, ये क्या होगा आपके पास में, रिसीविंग एंड। ये क्या होगा, रिसीविंग एंड, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राप्ति सिरा। ये सारी चीजें अपन फर्स्ट क्लास में मैं आपको बता चुका था कि प्रेक्षण सिरा क्या होता है, प्राप्ति सिरा क्या होता है, और ये क्या होगा आपके पास में, प्रेक्षण सिरा। अगर मान लो यहां पर जो सेंडिंग एंड है उसका वोल्टेज आपका Vs है, और यहां पर रिसीविंग एंड जो वोल्टेज है वो क्या आपके पास में Vr है। रिसीविंग एंड का वोल्टेज क्या आपके पास में Vr है। और ये जो लोड है, इस लोड को एक्टिव पावर जो चाहिए, एक्टिव पावर मतलब क्या होता है, वास्तविक पावर है ना। तो जो आपके पास में रियल पावर या वास्तविक पावर जिसको चाहिए, वो मान के चल रहा है, इस लोड को पावर चाहिए आपके पास में P1। और इसको रिएक्टिव पावर जो है वो क्या होगा आपके पास में, इसको कितनी चाहिए, Q1। तो यहां पर P1 क्या है, ध्यान रखना। तो ये P1 क्या है, इस लोड को एक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है, और यहां पर Q1 क्या है, तो इस लोड को रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है। अब ये एक्टिव पावर जो है, ध्यान रखना, पावर सिस्टम एक्चुअली आपको पता है सिंगल फेज नहीं होता है। पावर सिस्टम पूरा क्या होता है, 3 फेज होता है। तो यहां पर जो अपने पास में ये जो लोड है ना, ये ध्यान रखना, इस लोड को अपन ये मान के चल रहे हैं कि ये लोड आपका 3 फेज लोड है। तो ध्यान रखना, ये जो लोड है वो आपके पास में क्या है, 3 फेज है, ना कि सिंगल फेज है। अगर ये 3 फेज लोड है तो देखो आपको यहां से एक पॉइंट पता लग रहा होगा कि अगर ये 3 फेज लोड है तो क्या ये पावर जो है वो भी 3 फेज है, एकदम सही बात है। ये जो 3 फेज लोड है, इस P1 क्या है, तो इस 3 फेज लोड को एक्टिव पावर की डिमांड कितनी है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, P1 जो है, P1 है आपके पास में एक्टिव पावर। एक्टिव पावर हिंदी में लिखना, जिसको आप लिख देना वास्तविक शक्ति। एक्टिव पावर डिमांड बाई लोड। लोड के द्वारा एक्टिव पावर की डिमांड कितनी है ना। तो यहां पर इसको ऐसे लिखना है, हिंदी में आप ऐसे लिख दो, लोड के द्वारा एक्टिव पावर या वास्तविक पावर, वास्तविक शक्ति की डिमांड है ना, या मांग। लोड, इसको आप हिंदी में ऐसे लिख दो, लोड के द्वारा
वास्तविक शक्ति की मांग। तो ये आपके पास में क्या होगा, एक्टिव पावर डिमांड बाय लोड है। और Q1 क्या है, लेकिन ध्यान रखना कौन सा एक्टिव पावर है, ध्यान रखना है 3 फेज एक्टिव पावर है, ना कि सिंगल फेज है, क्योंकि पावर सिस्टम का जो लोड होता है वो जनरली 3 फेज होता है। तो ये जो पावर की डिमांड होगी ये भी 3 फेज होगी। इसको अपन यूज करेंगे आगे जाने के बाद में, जब मैं आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट मेथड्स पढ़ाऊंगा, है ना। नेक्स्ट दूसरा जो होगा, यहाँ पर इसको रिएक्टिव पावर की डिमांड कितनी है, Q1 है। तो यहाँ पर अगर आपके पास में यह बात करूं तो ये Q1 क्या है, तो ये है आपके पास में रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, आभासी शक्ति। रिएक्टिव पावर डिमांड बाय लोड, यानी आप यहां पर क्या लिखोगे कि लोड को आभासी शक्ति की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी उसकी मांग है, तो वो आपके पास में Q1 है। अब ये Q2 क्या है, ये Q2 जो है एक्चुअली आपके पास में वो ये है कि आपका जो जनरेटर है वो कितना रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है। जितना आपका जनरेटर जितना रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा किसको, इस रिसीविंग एंड को या फिर प्राप्ति शिरे को, तो वो आपके पास में Q2 होगा। तो देखो यहां पर Q2 जो है वो आपके पास में क्या होगा, रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय कौन, जनरेटर। ठीक है, जो जनरेटर जो होगा वो रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा किसको, रिसीविंग एंड को, तो वो आपके पास में Q2 होगा। तो ये नाम सारे इंपॉर्टेंट होंगे। Q2 यहां पर जो मैं लिख रहा हूं ध्यान रखना, Q2 क्या है, तो वो है आपके पास में रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय या सप्लाइड टू रिसीविंग एंड, ऐसा लिख सकते हो आप, रिएक्टिव पावर सप्लाइड टू रिसीविंग एंड। और रिसीविंग एंड का मतलब क्या होगा, ये जो प्राप्ति शिरा है। अब ये ध्यान रखना, ये रिसीविंग एंड जब मैं बोल रहा हूं ना, तो रिसीविंग एंड जिससे मैं बोलूं रिसीविंग एंड, तो आपके माइंड में पिक्चर क्या बननी चाहिए, आपके माइंड के अंदर, कि आपके माइंड में पिक्चर बननी चाहिए कि मैं आपके पास वाले सबस्टेशन की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, आपके लोड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। रिसीविंग एंड मतलब आपके घर की बात नहीं कर रहा हूं। रिसीविंग एंड एक्चुअली क्या होता है, आपके घर के पास वाला जो सबस्टेशन होगा जो आपको पावर सप्लाई करेगा वो रिसीविंग एंड है। तो आप बोलोगे सर सेंडिंग एंड कौन सा है, एक्चुअली सेंडिंग एंड वो है जहां पर पावर जनरेट हो रहा है। देखो पावर जनरेट जहां पर हो रहा है उसको अपन बोलते हैं सेंडिंग एंड। तो मैं बोल रहा हूं जिस पर जनरेटर है वो सेंडिंग एंड है, और जिस आपके पास सबस्टेशन से लोड कनेक्टेड है तो उसको अपन रिसीविंग एंड बोल रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जनरेटर हो सकता है बहुत सारे रिसीविंग एंड से कनेक्टेड हो, तो मैं बोल रहा हूं कि जो जनरेटर है, अभी अपन एक की बात कर रहे हैं कि एक जनरेटर एक ही बस बार से कनेक्टेड है, तो ये जनरेटर इसको जो रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है वो कितना है आपके पास में, Q2। क्लियर है, तो Q2 क्या है, रिएक्टिव पावर सप्लाई किसको बताओ, रिसीविंग एंड को। और Q1 क्या है, तो आपके पास में रिएक्टिव पावर सप्लाई टू लोड। अब मैंने क्या बोला, सुनना, दो चीज हो सकती है यहां पर, कि यहां पर एक्चुअली क्या है कि देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये जितना सप्लाई सबस्टेशन पर आ रहा होगा वो आपको सारा सप्लाई करेगा। देखो प्रैक्टिकली समझना कि आपके पास वाला सबस्टेशन है, उधर जनरेटर है, जनरेटर ने आपके पास वाले सबस्टेशन को पावर सप्लाई किया। अब वो कोई जरूरी थोड़ी ना कि वो आपको भी सप्लाई करेगा, वो तो उसका डिपेंड करेगा कि वो आपको सप्लाई करवाना चाहे या नहीं करवाना चाहे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि कभी ऐसा मत सोचना कि सर यहां से ये आ रहा है तो इसमें इक्वली होगा। देखो सीरीज में मैं करंट की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, करंट नहीं है कि आप इसको सीरीज में करंट को सेम ले लो, करंट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ये रिएक्टिव पावर की, कि ये रिएक्टिव पावर इस बस बार को इतना मिला, रिसीविंग एंड को उसने आपके लोड को Q1 सप्लाई किया। अब अगर यहां पर प्रैक्टिकली केस अगर अपन बात करें कि अगर आपके पास में जो रिएक्टिव पावर आपके लोड की जो डिमांड है वो हो भी सकता है कि जितना अल्टरनेटर इसको सप्लाई कर रहा है, मान लो अगर ऐसा हो जाए प्रैक्टिकली कि आपका जो अल्टरनेटर इसको जितना रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है और आपके लोड को भी उतना ही चाहिए, तो बताओ क्या होगा, जितना रिएक्टिव पावर यहां आएगा आपके पास वाला सबस्टेशन आपको सप्लाई कर देगा। तो पावर सिस्टम बैलेंस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है पावर सिस्टम में, क्योंकि अरे जितनी डिमांड है और जितना सप्लाई हो रहा है दोनों अगर इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, अगर डिमांड एंड सप्लाई अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो पावर सिस्टम जो होगा उसको अपन मान के चलेंगे प्योर बैलेंस कंडीशन के अंदर होगा। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि यहां पर अपने पास में पावर, रिएक्टिव पावर की डिमांड आपके पास में क्या है, ज्यादा है। रिएक्टिव पावर की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे ज्यादा चाहिए और उधर से सप्लाई कम हो रहा है, तो डिमांड ज्यादा है, रिएक्टिव पावर सप्लाई कम है, तो पावर सिस्टम क्या होगा, उसको बोलेंगे अपन अनस्टेबल कंडीशन में। क्योंकि स्टेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि रिएक्टिव पावर की डिमांड एंड रिएक्टिव पावर सप्लाई जो है वो दोनों ही इक्वल होना चाहिए। बट यहां पर जो है आपके पास में अगर इक्वल नहीं होता है तो यहां पर क्या होगा, आपके पास में पावर सिस्टम अनबैलेंस कंडीशन में चला जाएगा। क्लियर है, अगर अनबैलेंस कंडीशन में चला जाएगा तो इसका मतलब मुझे क्या पता चल रहा है, क्या पता लग रहा है कि यहां पर रिएक्टिव पावर को मुझे क्या करना पड़ेगा,
या तो अगर बैलेंस में लाना है, अब देखो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आप अगर रिएक्टिव पावर की डिमांड ज्यादा है तो जनरेटर ज्यादा सप्लाई कर ले, ऐसा नहीं होगा ना कि आपका जनरेटर ज्यादा सप्लाई कर ले, आपका रिएक्टिव पावर की डिमांड को फुलफिल कर ले। जनरेटर एक्चुअली आपका जो जनरेट करता है वो एक सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट होता है। जनरेटर से अपन रिएक्टिव पावर ज्यादा सप्लाई भी कर सकते हैं एक्साइटेशन को चेंज करके, लेकिन वो पावर सिस्टम में अपन उस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे। एक्साइटेशन में यहां पर मान के चलूंगा कि अपन जनरेटर का जो एक्साइटेशन है वो कांस्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता है आप जब मशीन पढ़ेंगे तो मशीन के अंदर मैं आपको बोलूंगा कि देखो एक्साइटेशन को चेंज करके मैं ज्यादा रिएक्टिव पावर सप्लाई कर सकता हूं, है ना। बट यहां पर अपन एक्साइटेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। एक्साइटेशन अपन ये मान के चल रहे हैं कि आपका जनरेटर का एक्साइटेशन क्या है, वो कांस्टेंट है, यानी उसको अपन चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर एक्साइटेशन चेंज नहीं करोगे तो फिर जनरेटर जितना रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा होगा वो कांस्टेंट होगा। अब बात यह आ गई कि अगर ये रिएक्टिव पावर कांस्टेंट है तो अब इसको ज्यादा सप्लाई, अगर इसको रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ये तो कांस्टेंट सप्लाई कर रहा है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा। अब अपने को यहां पर क्या करना होगा, देखो पावर सिस्टम का मैंने क्या बोला, मैक्सिमम लोड जो है वो इंडक्टिव लोड होता है। पावर सिस्टम का मैक्सिमम लोड क्या होता है, इंडक्टिव लोड होता है। अभी आपका इंडक्टिव लोड है, और मैंने आपको बताया था दूसरी क्लास में इंडक्टर एक लेगिंग लोड होता है, और इंडक्टर एक लेगिंग लोड होता है तो उसको रिएक्टिव पावर भी कौन सा चाहिए, लेगिंग रिएक्टिव पावर की डिमांड होती है। क्या होता है, इंडक्टर एक लेगिंग लोड होता है तो उसको इसको लेगिंग रिएक्टिव पावर ही चाहिए। अब इसको लेगिंग रिएक्टिव पावर चाहिए और इसको लेगिंग रिएक्टिव पावर चाहिए। अल्टरनेटर जो है नॉर्मल कंडीशन में वो भी लेगिंग रिएक्टिव पावर ही सप्लाई करता है ना, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं। तो अल्टरनेटर क्योंकि इसका एक्साइटेशन अपन चेंज नहीं कर रहे हैं, अपन एक्साइटेशन चेंज करवा के इसको रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर एक्साइटेशन चेंज नहीं करें तो नॉर्मली मैं क्या बोलूंगा, अल्टरनेटर कौन सा रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा होगा, ध्यान रखना लेगिंग रिएक्टिव पावर। अब यहां पर ये इंडक्टर है, इसको लेगिंग रिएक्टिव पावर ज्यादा चाहिए। अब आ कम रहा है तो बताओ क्या होगा। अब मुझे यहां पर आपके रिसीविंग एंड यानी आपके पास वाले सबस्टेशन पर मुझे एक ऐसी डिवाइस कनेक्ट करनी पड़ेगी जो क्या करे, रिएक्टिव पावर सप्लाई कर दे आपके लोड को। कौन सा रिएक्टिव पावर, लेगिंग रिएक्टिव पावर। और अगर आपको शायद पता होगा तो मैंने सेकंड क्लास में आपको बताया था कि कैपेसिटर जो है वो क्या काम करता है, एक लीडिंग लोड होता है, तो वो लीडिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है, तो वो लेगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है, उसका अपोजिट। मैंने क्या बोला, कैपेसिटर का क्या काम है, तो जैसे इंडक्टर क्या है, लेगिंग लोड है, इंडक्टर क्या है, लेगिंग लोड है, तो वो लेगिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा, तो वो लीडिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है ना, अपोजिट काम करता है। तो यहां पर आपके लोड को लेगिंग रिएक्टिव पावर चाहिए, तो यहां पर मैं लाकर क्या कनेक्ट कर दूंगा, कैपेसिटर। आपने सुना होगा कि सबस्टेशन पर बड़े बड़े कैपेसिटर बैंक लगे होते हैं, यार क्या लगे होते हैं, बड़े बड़े कैपेसिटर बैंक लगे होते हैं सबस्टेशन पर। अगर बड़े बड़े कैपेसिटर बैंक लगे होते हैं तो एक्चुअली कैपेसिटर बैंक क्या करते हैं कि जब आपका रिएक्टिव पावर की डिमांड ज्यादा होती है, अल्टरनेटर से कम आता है, तो क्या करते हैं वहां पर, वो क्या करते हैं आपके लोड को जितना रिएक्टिव पावर की डिमांड होती है वो सप्लाई करते हैं। इसका मतलब यहां पर कैपेसिटर कनेक्ट करूंगा तो वो क्या करेगा बताओ, रिएक्टिव पावर की जो डिमांड थी, जो कमी थी, उसको कंपनसेट कर देगा। अरे इसीलिए तो मैंने एक और नाम बोला था कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट मेथड, या उसी को बोलते हैं अपन रिएक्टिव पावर कंपनसेशन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन मेथड, ध्यान रखना। तो दोनों ही चीज होगी, इसी को आप पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट भी बोलोगे, इसी को आप क्या बोलोगे, जो मैं आपको आगे जाने पढ़ाने वाला हूं आगे जाके, उसी को अपन बोलेंगे रिएक्टिव पावर कंपनसेशन मेथड। क्लियर है। तो अब अपन एक बात करते हैं कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए, रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो देखो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट या रिएक्टिव पावर कंपनसेशन मेथड के लिए एक होता है आपके पास में स्टैटिक, या फिर ऐसे लिख दो शंट कैपेसिटर कंपनसेटर अपन यूज करते हैं। शंट कैपेसिटर कंपनसेटर नेक्स्ट। उसके बाद में अपन नेक्स्ट यूज करेंगे इसको आप शंट कैपेसिटर कंपनसेटर को आप ऐसा भी लिखते हो स्टैटिक कैपेसिटर, है ना, बाय यूजिंग स्टैटिक कैपेसिटर। लेकिन आपको एग्जाम में मोस्टली आपको जो है शंट कैपेसिटर कंपनसेटर के नाम से पूछा जाता है। तो मैं बोल रहा हूं शंट मतलब क्या होता है, पैरेलल, कैपेसिटर मतलब क्या होता है, संधारित्र, है ना, और कंपनसेटर का मतलब क्या होता है, रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करना, है ना। तो ये आपके पास में क्या होगा, शंट कैपेसिटर कंपनसेटर होगा। दूसरा होगा आपके पास में शंट इंडक्टर कंपनसेटर, शंट इंडक्टर कंपनसेटर। थर्ड अपन यूज करेंगे सीरीज कैपेसिटर कंपनसेटर। नेक्स्ट होगा आपके पास में सीरीज कैपेसिटर कंपनसेटर। और नेक्स्ट अपन इसके बाद में पढ़ेंगे एसपीएम, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर।
तो यहां पर आपके पास में क्या होगा, सिंक्रोनस फेज जो मॉडिफायर होगा वो भी अपन क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे। और भी मैं आपको बताऊंगा फेज एडवांसर भी होता है ना। फेज एडवांसर क्या होता है वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि फेज एडवांसर क्या होता है। तो अभी अपन 4 मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद में एक और अपन पढ़ेंगे फेज एडवांसर, है ना, फेज एडवांसर, एडवांसर है ना, फेज एडवांसर। तो यहां पर अपन फेज एडवांसर भी अपन पढ़ेंगे ना। तो ये आपके पास में क्या होंगे, 5 मेथड अपन पढ़ने वाले हैं। अब इनमें से कौन कैसे रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करेगा, कौन पावर फैक्टर को इंप्रूव करेगा, कौन पावर फैक्टर को रिड्यूस करेगा, वो सारी चीजें अपन 1 बाय 1 बात करेंगे ना। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, मैं सबसे पहले यहां पर स्टार्ट करूंगा शंट कैपेसिटर कंपनसेटर। लेकिन ध्यान रखना कि शंट कैपेसिटर कंपनसेटर अपन कब यूज करेंगे, तो कंडीशन अभी जस्ट मैंने आपको बताई थी। पहले अपन बात कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड जो होगा वो होगा शंट कैपेसिटर कंपनसेटर, शंट कैपेसिटर कंपनसेटर, शंट कैपेसिटर कंपनसेटर। तो देखो अगर अपन शंट कैपेसिटर कंपनसेटर की बात करें, या फिर इसी को बोला जाता है स्टैटिक वार कंपनसेटर, है ना, स्टैटिक कंपनसेटर। तो देखो शंट कैपेसिटर कंपनसेटर, तो मैंने क्या बोला, कैपेसिटर कब यूज करोगे यार, कैपेसिटर कब यूज करोगे, तो मैंने बोला कैपेसिटर तो लेगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है। मान लो आपके पास में ये, अगर पहले मैं बात कर रहा हूं बिफोर कंपनसेटर, ध्यान रखना ये सारी चीजें मैं कब बात कर रहा हूं, बिफोर कंपनसेटर, कंपनसेटर। अब देखो बिफोर कंपनसेटर अगर मैं बात करूं, तो यहां पर जब मैंने कंपनसेटर कनेक्ट नहीं किया तब की बात कर रहा हूं कि ये मेरे पास में अल्टरनेटर है, ये अल्टरनेटर है, ये क्या है, बस बार है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहां पर क्या है आपका लोड है, और आपके लोड को जो है वो रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर तो कितना चाहिए P1, इसको रिएक्टिव पावर क्या चाहिए Q1, यहां से रिएक्टिव पावर कितना आ रहा है, देखो यहां पर आप इसको इस तरीके से बना लो, ये आपके पास में क्या है, लेगिंग लोड है, इस लोड को एक्टिव पावर कितना चाहिए P1, रिएक्टिव पावर कितना चाहिए Q1, इधर से इस बस बार को कितना मिल रहा है, ओनली Q2 मिल रहा है, और ये VR है और यहाँ का वोल्टेज क्या है, VS है। अब देखो यहां पर ध्यान रखना कि अगर यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि आपके पास में अगर रिएक्टिव पावर की डिमांड ज्यादा है, कौन सी, क्यूआर के आपके पास में लोड को रिएक्टिव पावर की डिमांड ज्यादा है, और अगर अल्टरनेटर कम सप्लाई कर रहा है, कब सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि मुझे लेगिंग रिएक्टिव पावर ज्यादा चाहिए, और लेगिंग रिएक्टिव पावर ज्यादा चाहिए, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, ये कब हो सकता है, नो लाइट लोड कंडीशन में होगा या हाई लोड कंडीशन में होगा। तो आपको पता है कि रिएक्टिव पावर की डिमांड ज्यादा है, अगर डिमांड ज्यादा है मतलब क्या होगा, हाई लोड या फुल लोड कंडीशन के अंदर होगा। तो ध्यान रखना शंट कैपेसिटर कंपनसेटर को अपन कब यूज करते हैं, तो फुल लोड कंडीशन में यूज करते हैं, लाइटली लोड कंडीशन में यूज नहीं करते, क्योंकि लाइटली लोड कंडीशन में जो है आपके पास में रिएक्टिव पावर की डिमांड कम होती है, लोड कम होता है। क्लियर क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है। लाइट लोड कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो यहां पर रिएक्टिव पावर है कम चाहिए लोड को, इसका मतलब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, बिफोर कंपनसेटर का मतलब क्या, अपन ने कंपनसेट यूज नहीं किया उसके पहले, है ना, कंपनसेटर यूज नहीं करने से पहले। ये जो टेक्निकल वर्ड है सारे आपको इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे, इनका हिंदी याद करना बहुत दिक्कत होगी, और वैसे भी आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखा होगा शंट कैपेसिटर कंपनसेटर लिखता है आपके एग्जाम के अंदर, तो ये इंग्लिश वर्ड ही आपको याद रखना है ना। ऐसे कोई मतलब बहुत ज्यादा इंग्लिश वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली इतना इंग्लिश वर्ड आपको आता है, अपन इतना पढ़ चुके हैं, बार बार सारी चीजें मैं आपको बोल चुका हूँ, है ना। तो आई थिंक इसमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। तो देखो यहां पर आपका जो है सेंडिंग एंड का वोल्टेज कितना है, VS है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज कितना है, VR है, आपके लोड को रिएक्टिव पावर कितना चाहिए, Q1, कितना मिला, Q2 मिला, लेकिन मैंने क्या बोला, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि आपका रिएक्टिव पावर की डिमांड अगर आपके पास में रिएक्टिव पावर सप्लाइड से क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उस समय पता है क्या होता है कि आपका जो सेंडिंग एंड का वोल्टेज है वो रिसीविंग एंड के वोल्टेज से क्या होता है, ज्यादा होता है। अरे रिएक्टिव पावर सप्लाई हो रहा है, रिएक्टिव पावर ध्यान रखना ऑलवेज कहां से कहां जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर आपका रिएक्टिव पावर जाता है ना। तो मैं बोल रहा सेंडिंग एंड का वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज से क्या होगा, ज्यादा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोड है इसका पावर फैक्टर कितना है, तो इस लोड का पावर फैक्टर अपन लिख देते हैं cos फाई है, ये cos फाई 1 लिख देता हूँ, ये क्या आपके पास में पावर फैक्टर किसका है, लोड का पावर फैक्टर, ये किसका है, लोड का पावर फैक्टर है ना, लोड का पावर फैक्टर है। इसी को आप हिंदी में लिखना है, लिख देना शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर को क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक। तो ये लोड का पावर फैक्टर है Q1 मतलब cos फाई 1। तो देखो आपके पास में क्या है, लोड है, अब इस लोड को एक्टिव पावर कितना चाहिए P1, रिएक्टिव पावर कितना चाहिए Q1। तो पावर ट्रायंगल आपने नाम सुना होगा,
नेटवर्क में आपने बनाया भी होगा। पावर ट्रायंगल जो है ये आपके पास में क्या है, अगर ये एक्टिव पावर P1 है तो रिएक्टिव पावर क्या होगा, यहां पर आएगा पावर ट्रायंगल से, और ये आपके पास में क्या होगा, अपरेंट पावर होगा S1, और ये जो एंगल है यही तो होगा आपके पास में φ1। अरे cos φ1 क्या होता है आपके पास में, तो cos φ1 यही होगा आपके पास। आपको बताया cos φ कैसे लिखते हैं, P/S। अरे मैंने आपको पहले बताया था पावर फैक्टर क्या होता है, cos φ = P/S होता है आपके पास में, है ना। अब P/S होता है तो मतलब ये P है और ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, S1 आ जाएगा। तो ये पावर ट्रायंगल मैंने यहां पर बनाया। अगर मैंने पावर ट्रायंगल बनाया तो यहां से बताओ, अगर आपसे बोल दिया जाए बताओ tan φ1 कितना होगा, तो tan φ1 है, सभी को पता होगा tan थीटा क्या होता है, हाइट डिवाइड बाय बेस, यानी कि लंब बटा आधार। लंब कितना है, Q1 डिवाइड बाय क्या होगा, P1। तो यहां से Q1 कैसे निकालेंगे, तो Q1 आ जाएगा आपके पास में P1 tan φ1। यहां से ध्यान रखना, Q1 अगर आपको निकालना है, Q1 कैसे निकालोगे, तो वो आ जाएगा आपके पास में P1 को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा P1 tan φ1। तो ध्यान रखना ये जो मैंने लिखा हुआ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अपन आगे जाके यूज करेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला जो है मैं अभी आपको लास्ट में लिखाने वाला हूं वो आपको एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा आता है, बहुत बार आपको एग्जाम में इस फॉर्मूले के बारे में पूछा जाता है। तो देखो ये तो मैंने कंपनसेटर कनेक्ट नहीं किया तब की मैं बात कर रहा हूं, अब जब कंपनसेटर अपन कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो समझना। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, आफ्टर कंपनसेटर मतलब कंपनसेटर के बाद जब हम कंपनसेटर कनेक्ट करेंगे उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा सिस्टम के अंदर। तो देखो जब आप कंपनसेटर कनेक्ट करोगे तो ये आपके पास में क्या है, ये तो जनरेटर है, ये आपका सेंडिंग एंड है, यहां पर आपकी बस बार है, और ये आपके पास में क्या है, लोड है, ये लोड है। अब देखो कंपनसेटर मैंने क्या बोला, आपके पास में कंपनसेटर यहां नहीं होता है, जो बड़े बड़े कैपेसिटर बैंक होते हैं ना वो आपके पास वाले सबस्टेशन पर होते हैं। तो आपके पास वाला सबस्टेशन तो ये है रिसीविंग एंड वाला, जिसका वोल्टेज कितना है, VR है। यहां पर आपके पास में वोल्टेज कितना है, VS है। इधर से रिएक्टिव पावर अल्टरनेटर का तो अपन क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि इधर का जनरेटर का जो एक्साइटेशन है वो मैंने चेंज नहीं किया है, फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट मान के चल रहा हूं उधर में। तो यहां पर क्या होगा, इसको रिएक्टिव पावर कितना चाहिए, Q1। अब रिएक्टिव पावर Q1 चाहिए तो मैंने बोला रिएक्टिव पावर अगर इसको ज्यादा चाहिए और ये कम सप्लाई कर रहा है तो मुझे यहां पर एक कैपेसिटर यूज करना पड़ेगा, और वो जो कैपेसिटर होगा वो इसकी वैल्यू कितनी होगी, CSH। ये मैंने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, क्लियर है। अब ये रिएक्टिव पावर क्या करेगा, कैपेसिटर जो है मैंने आपको बोला था पहले भी कि कैपेसिटर जो है वो लेगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है। कैपेसिटर क्या काम करता है, लेगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है। तो अब बताओ क्या होगा, इसको डिमांड थी Q1 की, जनरेटर ने Q2 सप्लाई किया, अभी इसको ज्यादा डिमांड है, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा जितनी डिमांड है वो सारा कौन फुलफिल कर देगा, कैपेसिटर सप्लाई कर देगा। तो अब बताओ क्या हुआ, आपकी रिएक्टिव पावर की जितनी डिमांड थी और आपके पास में इन्होंने जो सप्लाई किया वो इक्वल हो गया। अब वो इक्वल हो गया तो पावर सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल में चला गया, क्योंकि डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गया। अब डिमांड और सप्लाई अगर इक्वल होती है तो पावर सिस्टम क्या होता है, स्टेबल में, क्लियर है। सॉरी, अगर आपके पास में ऐसा होता है तो पावर सिस्टम अगर स्टेबल हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूं, पावर सिस्टम स्टेबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि शंट कैपेसिटर कंपनसेटर ने पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी को क्या किया, इसने इंप्रूव किया। ध्यान रखना, शंट कैपेसिटर कंपनसेटर जो है वो स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंप्रूव करता है। क्या करता है, स्टेबिलिटी को आपके पास में क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। तो पहला एडवांटेज क्या है शंट कैपेसिटर कंपनसेटर के, एडवांटेज की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताओ शंट कैपेसिटर कंपनसेटर के एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है। तो देखो एडवांटेज यहां पर पहला एडवांटेज है स्टेबिलिटी क्या होगी आपके पास में, इंप्रूव होगी, स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी। तो कैपेसिटर की वजह से आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी। अगर अपन दूसरी अपन बात करें स्टेबिलिटी के बाद में सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो समझना सेकंड पॉइंट क्या होगा। तो ये मेरे पास में क्या है, ये है कंपनसेटर है, इस कंपनसेटर को रिएक्टिव पावर Q1 चाहिए था। अब जैसे ही क्या होता है आपके पास में सेंडिंग और रिसीविंग एंड इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, अब देखो आपका जो सिस्टम है अब वो इतना ओवरऑल लोड, अब देखो ये जो जनरेटर है, ये जनरेटर को आपने यहां पर कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, तो जनरेटर को ये थोड़ी ना पता है कि उधर वाले को कि भैया इन्होंने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया किसके लिए, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। वो तो बोलेगा कि ये जनरेटर बोलेगा कि भाई मेरे लिए तो ये दोनों ही मिलाकर लोड है, क्या है, दोनों मिलाकर मेरे पास में लोड है, क्योंकि कैपेसिटर भी एक लोड है, लीडिंग लोड होता है, तो उसके लिए जनरेटर के लिए तो ये भी लोड है और ये भी लोड है। पर हालांकि अपने को पता है कि कैपेसिटर क्या कर रहा है, लेगिंग रिएक्टिव पावर उसको सप्लाई कर देगा। अब सप्लाई कर देगा तो यहां से अगर मैं बात करूं अब दोनों का ओवरऑल जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा आपके पास में, cos φ2 होगा।
दोनों का ओवरऑल पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, cos phi 2 होगा। और वो किसका होगा, देखो दोनों को मिलाकर ये ओवरऑल पावर कौन सप्लाई करेगा, जनरेटर। तो ये ओवरऑल जो पावर फैक्टर cos phi 2 है ना, ये आप ये बोल सकते हो कि आपके पास में जनरेटर का पावर फैक्टर है। क्यों, क्योंकि आपको बताया पावर फैक्टर अपन कैसे निकालते हैं, तो P बाय S से। P मतलब क्या है, तो देखो जनरेटर ने कितना एक्टिव पावर सप्लाई किया, तो उसने एक्टिव पावर, तो देखो इस यहां पर कैपेसिटर को एक्टिव पावर तो चाहिए नहीं, यहां पर एक्टिव पावर कितना चाहिए, P1। तो इस जनरेटर ने एक्टिव पावर तो कितना सप्लाई किया, P1, और रिएक्टिव पावर कितना सप्लाई किया, वो Q2 सप्लाई किया। तो ओवरऑल ये दोनों का मिलाकर जो ओवरऑल लोड होगा उसका पावर फैक्टर तो किसका होगा, जनरेटर का ही तो पावर फैक्टर होगा। तो जनरेटर का पावर फैक्टर क्या होगा, P1, और Q2 में अगर मैं निकालूं तो वो जनरेटर का पावर फैक्टर होगा और वही cos phi 2 होगा। अब देखो मैंने क्या बोला, ये जब कैपेसिटर अपन कनेक्ट करते हैं ना, तो कैपेसिटर क्या काम करता है, आपके पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है। पावर फैक्टर क्या करता है, कैपेसिटर इंप्रूव करता है। तो ये कैपेसिटर कैसे इंप्रूव हुआ, तो आपके पास में देखो इसको जितनी रिएक्टिव पावर की डिमांड थी वो सब कुछ आपके पास में सेम हो गया। इसका मतलब पावर फैक्टर आपका क्या हो गया, इंप्रूव हो गया सिस्टम का। नहीं तो क्या करना होता, इस जनरेटर को ज्यादा रिएक्टिव पावर सप्लाई करने के लिए, अगर लोड की डिमांड, अगर मान लो ये यूज नहीं करते, देखो इधर कैसे इंप्रूव हुआ वो भी समझ देना। अगर मान लो ये लोड नहीं कनेक्ट करता, तो इसको डिमांड जितनी ज्यादा थी वो सारा एक्स्ट्रा पावर कौन सप्लाई करता, आपका अल्टरनेटर। मैं जो बोल रहा हूं वो क्लियर समझना, नहीं तो ये चीज समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने क्या बोला कि इसको रिएक्टिव पावर कितना चाहिए, Q1। अगर ये कनेक्ट नहीं करते तो बताओ उसको सप्लाई कौन करना पड़ता है, जनरेटर सप्लाई करता है एक्स्ट्रा। अगर जनरेटर एक्स्ट्रा सप्लाई करता तो जनरेटर का रिएक्टिव पावर क्या होता, बढ़ता। और जनरेटर का रिएक्टिव पावर बढ़ता, और मुझे पता है पावर फैक्टर क्या होता है, cos phi इक्वल टू P बाय S, और S इक्वल टू क्या होता है, तो P डिवाइड बाय रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब देखो यहां पर एक्टिव पावर की डिमांड तो चेंज नहीं हो रही, वो तो अपन कांस्टेंट मान रहे हैं। रिएक्टिव पावर की डिमांड चेंज हो रही है क्योंकि पावर सिस्टम का 70-80% लोड कौन सा होता है, इंडक्टिव लोड होता है। अगर रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ी, तो देखो रिएक्टिव पावर की डिमांड बढ़ी तो पावर फैक्टर क्या होता है, कम होता है। यानी कि अगर यहां पर ये कैपेसिटर नहीं कनेक्ट करते अपन, तो इस कैपेसिटर जितना रिएक्टिव पावर लोड को सप्लाई कर रहा है और पावर सिस्टम को स्टेबल में ले जा रहा है, उतना रिएक्टिव पावर सिर्फ इसको ही सप्लाई करना पड़ता है, जनरेटर को। और जनरेटर का रिएक्टिव पावर सप्लाई करना बढ़ता है, तो देखो रिएक्टिव पावर बढ़ता है तो कोस का जनरेटर का पावर फैक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता। इसीलिए तो मैंने बोला है कि यहां पर अपन कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसने क्या किया, रिएक्टिव पावर इसको सप्लाई कर दिया, तो आपका पावर फैक्टर उसने इंप्रूव कर दिया। अरे क्लियर समझ में आ रहा है। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, पावर फैक्टर आपका इंप्रूव हो गया। तो cos phi 2 जो है वो किससे ज्यादा होगा, तो यहां पर इसका पावर फैक्टर क्या था इस लोड का, वो तो cos phi 1 था। देखो इसका पावर फैक्टर कितना था, cos phi 1 था। तो ये cos phi 1 इसका पावर फैक्टर, मैं बोलूंगा cos phi 2 जो होगा वो cos phi 1 से क्या होगा, आपके पास में ज्यादा होगा। तो आपको बस दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि शंट कैपेसिटर कंपनसेटर ने क्या किया, एक तो स्टेबिलिटी इंप्रूव की, दूसरा उसने क्या काम किया, पर पावर फैक्टर को इंप्रूव किया। तो यहां पर सेकंड एडवांटेज क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा आपके पास में, या फिर आपके पास में शक्ति गुणांक, आप हिंदी में लिखना लिख देना, पावर फैक्टर क्या होगा, इंप्रूव होगा। पावर फैक्टर आपके पास में क्या होगा, इंप्रूव होगा। स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इंप्रूव होने का मतलब क्या होगा, बढ़ेगी ना, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एडवांटेज को अपन क्या बोलते हैं, लाभ, क्या क्या फायदे हैं इसके। और यहां पर भी क्या होगा, पावर फैक्टर भी क्या होगा आपके पास में बढ़ेगा। ठीक है, पावर फैक्टर भी क्या होगा आपके पास में बढ़ेगा। हिंदी में अगर लिखना है तो इसे लिख देना, पावर फैक्टर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी क्या होगी आपके पास में बढ़ेगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर है वोल्टेज रेगुलेशन भी आपके पास में क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन, जिसको अपन बोलते हैं वोल्टता नियमन। मैंने आपको पहले लिखा चुका हूं सभी के हिंदी मीनिंग। रेगुलेशन को बोलते हैं अपन नियमन। तो वोल्टेज नियमन जो है, वोल्टेज रेगुलेशन है, वो भी आपके पास में क्या होगा, इंप्रूव होगा, ध्यान रखना। और वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम हो उतना आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, इंप्रूव होगा, ध्यान रखना। तो ये इंप्रूव मतलब बढ़ेगा नहीं होता है, ध्यान रखना। इंप्रूव होने का मतलब है वो अपन देखते हैं कि यहां अगर मैं लिख दूं इंप्रूव होगा, तो इंप्रूव होने का मतलब वोल्टेज रेगुलेशन कम होता है तो इसको अपन बोलते हैं इंप्रूव होगा। तो ध्यान रखना, वोल्टेज रेगुलेशन आपके पास में इंप्रूव होगा, बट यहां पर इंप्रूव होने का मतलब यहां पर डिक्रीज का मतलब, इधर स्टेबिलिटी इंप्रूव होने का मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है, यहां पर पावर फैक्टर इंप्रूव होने का मतलब पावर फैक्टर इंक्रीज होने का मतलब है ना। लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन में उल्टा होता है कि जितना कम हो उतना आपके लिए बेटर होता है। इसीलिए मैंने बोला पावर फैक्टर इंप्रूव होगा, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो पावर फैक्टर रिड्यूस होगा, कैसे भी आप लिख सकते हो, दोनों वर्ड है ना। तो देखो ये सारे एडवांटेज है किसके, शंट कैपेसिटर कंपनसेटर अगर अपन यूज करते हैं। तो देखो अब यहां पर अपन आते हैं फिर से। तो देखो अब अगर मैं बात करूं यहां पर पावर ट्रायंगल फिर से बनाए, तो अल्टरनेटर ने कितना एक्टिव पावर सप्लाई किया, तो एक्टिव पावर सप्लाई किया अल्टरनेटर ने P1। रिएक्टिव पावर कितना सप्लाई किया, तो उसने सप्लाई किया Q2। तो ये आपके पास में क्या होगा समझना, ये जो होगा
ये होगा आपके पास में P1 और ये होगा आपके पास में Q2, ये होगा Q2। अब मैंने बोला कोस φ2 φ1 से ज्यादा है, तो आपको बता कि φ2 जो एंगल होगा वो φ1 से तो क्या होगा, कम होगा ना। अरे φ2 जो एंगल होगा वो φ1 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपको पता है कोस का एंगल जितना कम हो उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर φ2 जो होगा वो φ1 से क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। तो देखो यहाँ से आपके पास में ये जो एंगल आप बना रहे हो ना, ये एंगल जो होगा आपके पास φ2 होगा, लेकिन वो φ1 से कम होना चाहिए, ध्यान रखना। तो यहां से अगर आप टेन थीटा देखोगे तो टेन φ2 इज इक्वल टू क्या देखोगे, तो वो होगा आपके पास में Q डिवाइड बाय P2, Q2 डिवाइड बाय P1। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो तो रिएक्टिव पावर Q2 इज इक्वल टू आएगा P1 टेन φ2। तो ये होगा आपके पास में P1 टेन φ2 है ना, Q1 नहीं है, P1 टेन φ2 है। तो ये होगा आपके पास में रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय अल्टरनेटर। तो जब अपन कंपनसेटर कनेक्ट करेंगे और दोनों का जो ओवरऑल पावर फैक्टर होगा वो यहां चाहिए मुझे cos φ, मतलब टेन φ2 के अंदर चाहिए एंगल। अब देखो यहां से मैंने क्या बोला कि Q2 एंड QC दोनों मिलाकर अल्टरनेटर में जाएंगे। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि नेक्स्ट होगा आपके पास में Q2 प्लस Q2 प्लस QC मिलाकर किसको आपके पास में लोड को पावर सप्लाई करेंगे। तो Q2 को इधर ले आओ तो QC कितना होगा आपके पास में Q1 माइनस Q2। और देखो Q1 माइनस Q2 जो है, Q1 अगर आप चेक करोगे तो Q1 क्या था, देखो P1 टेन φ1 और Q2 मैंने निकाला वो क्या होगा P1 टेन φ2। तो यहां से अगर आप दोनों को माइनस करोगे तो QC इज इक्वल टू आएगा आपके पास में P1 टेन φ1 माइनस P1 टेन φ2, P1 टेन φ2। तो P1 बाहर कॉमन ले लो, दोनों में P1 आ रहा है, तो QC क्या होगा आपके पास में P1 टेन φ1 माइनस टेन φ2, टेन φ1 माइनस टेन φ2। तो देखो आपको एग्जाम के अंदर पूछेगा कि बताओ जो अल्टरनेटर है वो आपका मतलब जो आपका कंपनसेटर है वो कितना रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है ना। रिएक्टिव पावर सप्लाई बाय कंपनसेटर, यानी कि आपका जो कंपनसेटर है वो रिएक्टिव पावर कितना सप्लाई करता है, तो वो इतना सप्लाई करता है। लेकिन ध्यान रखना मैंने बोला था P3 फेज में, तो ये भी आपका 3 फेज के अंदर होगा ना, ये भी किस में होगा, 3 फेज के अंदर होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसका जो नाम हो गया वो, इसका नाम क्या लिखोगे आप, 3 फेज रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय आपके पास में कंपनसेटर, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कंपनसेटर द्वारा सप्लाई किया गया रिएक्टिव पावर। हिंदी में लिखना ऐसा लिख दो, कंपनसेटर द्वारा सप्लाई किया गया रिएक्टिव पावर, सप्लाई किया गया रिएक्टिव पावर या आभासी शक्ति लिख सकते हो आप, है ना, आभासी शक्ति, आभासी या रिएक्टिव पावर लिख दो, चलो इतना टर्म्स आपको पता है, रिएक्टिव पावर है ना। तो ये आपके पास में फॉर्मूला आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखना, बहुत बार यहां पर न्यूमेरिकल आता है, आपको ऐसा बोलता है कि एक 3 फेज जो लोड है उसको एक्टिव पावर इतना चाहिए, पहले उसका पावर फैक्टर इतना था 0.8 था, उसको बोलेगा एक शंट कैपेसिटर कंपनसेटर कनेक्ट किया, उसके बाद में पावर फैक्टर यूनिटी हो गया। अब बताओ आपसे पूछेगा कि बताओ रिएक्टिव पावर कितना सप्लाई किया कंपनसेटर ने। क्वेश्चन मैंने क्या बोला, P1 आपको देगा, पहले लोड का पावर फैक्टर देगा, बोलेगा पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हमने जो शंट कैपेसिटर कनेक्ट किया है उसकी वजह से पावर फैक्टर यूनिटी पे चला गया, तो आपके पास में QC कितना होगा, सारे डेटा दे रखे होंगे। लेकिन आपके SSC जेईई में नहीं आएगा, ये AE लेवल में न्यूमेरिकल आता है, गेट में भी आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको JEN में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, आपको फॉर्मूला पूछेगा बताओ रिएक्टिव पावर सप्लाई कितना होगा, तो आपके पास ये रिएक्टिव पावर सप्लाई आ जाएगा। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला सभी को याद रखना है। ये नहीं पूछेगा तो एक और फॉर्मूला पूछ सकता है, क्या आपसे बोला जाएगा कि ये जो कंपनसेटर है ये जो है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, CSH की वैल्यू कितनी होगी, क्या पूछेगा, CSH की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो रिएक्टिव पावर अपन कैसे निकालते हैं, तो ये CSH जो है ध्यान रखना पर फेज का आपके पास में कैपेसिटेंस है ना CSH, तो यहां का फेज का वोल्टेज डिवाइड बाय आपके पास में क्या हो जाएगा, अगर आप रिएक्टिव पावर लिखोगे तो VI sin phi से अगर आप लिखोगे तो V स्क्वायर डिवाइड बाय XC, आपको मैंने पहले भी लिखाया था जब अपन अंडरग्राउंड केबल पढ़ रहे थे। तो यहां से अगर आपको CSH की वैल्यू पूछ ली जाए तो ध्यान रखना उसके लिए आपको पर फेज रिएक्टिव पावर निकालना पड़ेगा। ये तो 3 फेज था, अगर आपसे बोल दिया जाए पर फेज रिएक्टिव पावर कितना होगा, पर फेज रिएक्टिव पावर सप्लाइड क्या होगा, पर फेज रिएक्टिव पावर सप्लाइड कितना होगा, तो एक फेज का रिएक्टिव पावर कितना होगा सप्लाई, तो वो होगा आपके पास में 3 फेज का डिवाइड बाय 3 कर दो।
तो जो आपके पास में वैल्यू आ रही थी पर फेज का पावर कैसे निकालते हैं, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में V स्क्वायर डिवाइड बाय XC, यानी V फेज स्क्वायर डिवाइड बाय XC। और ये क्या होगा, QC की वैल्यू कितनी थी, वो थी आपके पास में P1 10 ∅1 माइनस 10 ∅2, P1 10 ∅1 माइनस 10 ∅2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3। XC की वैल्यू क्या होती है आपके पास में 1 अपॉन ओमेगा सी, तो इसकी जगह आप 1 अपॉन ओमेगा सी लिख दो, तो 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा सी ऊपर लेके चला जाएगा, तो ओमेगा सी की जगह CSH आ जाएगा, क्योंकि अपन CSH की बात कर रहे हैं। और ये जो वोल्टेज होगा ये क्या होगा आपके पास में V फेज आ जाएगा आपके पास में स्क्वायर, तो ये आ जाएगा P1 10 ∅1 माइनस 10 ∅2। आपको ध्यान रखना इस डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, जब कन्वेंशनल पढ़ोगे तब डेरिवेशन कन्वेंशनल में करना है। अभी ऑब्जेक्टिव में जो मैं फॉर्मूला दिखा रहा हूं बस वो आपको डायरेक्टली याद रखना है। बस एक काम करो, CSH आपसे पूछा जाएगा, V फेज का डिवाइड कर लो और ओमेगा का भी डिवाइड कर लो, तो यहां से CSH की वैल्यू आ जाएगी। तो वो क्या आएगी आपके पास में, CSH इक्वल टू आएगा P1 10 ∅1 माइनस 10 ∅2 डिवाइड बाय 3 इंटू ओमेगा की जगह कितना आएगा आपके पास में 2 पाई एफ इंटू क्या होगा आपके पास में V फेज स्क्वायर। तो ये होगा आपके पास में CSH की वैल्यू, ये क्या होगी CSH की वैल्यू। क्लियर है। तो अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि शंट कैपेसिटर जो होगा वो कितना रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा या शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी पर फेज के अंदर, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में। तो ये एक फॉर्मूला मैं आपको स्टार कर देता हूं, क्या क्या पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। एक तो ये फॉर्मूला आपको पूछ सकता है डायरेक्टली, नहीं तो आपको ये पूछेगा कि आपके पास में कंपनसेटर कितना रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा, ये पूछ सकता है। नहीं तो आपसे ये पूछा जाएगा कि पावर फैक्टर को क्या करता है, ये इंप्रूव करता है कौन, शंट कैपेसिटर कंपनसेटर कनेक्ट करते हैं। तो जो मैंने आपको इधर एडवांटेज दिखा रखे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगर आपको एग्जाम में ध्यान रखना, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि शंट कैपेसिटर कंपनसेटर क्या कनेक्ट करता है, क्या काम करता है, ऑप्शन में ये भी हो स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी, पावर फैक्टर इंप्रूव होगा, वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होगा, और डी ऑप्शन हो ऑल ऑफ अबाउ, तो क्या आंसर लगाओगे ऑल ऑफ अबाउ। यहां पर क्या करता है शंट कैपेसिटर कंपनसेटर, ध्यान रखना और भी बहुत सारे काम करता है, ट्रांसमिशन लाइन से लॉस कम करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, आपके अल्टरनेटर की साइज को कम करता है, ऐसे बहुत सारे एडवांटेज और होते हैं इसके अंदर। तो यहां पर आपके पास में और क्या करेगा, लॉस कम होगा आपके पास में, ट्रांसमिशन लाइन लॉस क्या होंगे आपके पास में डिक्रीज होंगे, तो यहां पर ऐसा लिख दो ट्रांसमिशन लाइन के लॉस क्या होंगे, कम होंगे, ट्रांसमिशन लाइन के लॉस कम होंगे। नेक्स्ट उसके बाद में ट्रांसमिशन लाइन के लॉस कम होंगे, उसके बाद में आपको जो बोला जाएगा वो क्या होगा, मैंने बोला जो अल्टरनेटर है उसकी साइज है वो क्या होगी आपके पास में कम होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अल्टरनेटर की साइज कम होगी, अल्टरनेटर की साइज कम होगी। उससे क्या होगा आपके पास में पैसा बचेगा तो आपको फायदा मिलेगा। तो बहुत सारे एडवांटेज है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में मेनली या तो ये दो वर्ड दे रखे होंगे कोई से भी, या देगा चारों, आपको पूछेगा ऑल ऑफ अबाउ। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल आपको एसएससी जेई में नहीं पूछेगा, क्योंकि एसएससी जेई में आपको पता है अगर न्यूमेरिकल पूछ भी लिया, मान लो उसने इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लिया, मान लो इस फॉर्मूले पर, तो आप कर तो पाओगे नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वहां इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कम से कम 3-4 मिनट चाहिए, 3 से 4 मिनट आप यहाँ पर यूज कर ही नहीं सकते हो, आप निकाल भी नहीं सकते हो। तो बेटर है आपके पास में ये फॉर्मूला याद रखना बस, है ना, ये फॉर्मूला याद रखना, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला आपके पास में इंपॉर्टेंट होगा। बाकी इसके अलावा और भी इसमें डिटेल में बहुत कुछ होता है शंट कैपेसिटर के अंदर, लेकिन एसएससी जेईई के लिए इतना आपके पास में इनफ रहेगा, ठीक है, इतना इनफ रहेगा। गेट में तो इसमें भी और भी ज्यादा होता है, तो गेट के अंदर तो और भी ज्यादा डीप में पढ़ते हैं, बट आपको बस ये 3-4 पॉइंट पर फोकस करना है, आपका क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपके पास में शंट कैपेसिटर कंपनसेटर, और क्यों कनेक्ट किया, तो अपन ने इन सभी कामों के लिए शंट कैपेसिटर कंपनसेटर को अपन ने कनेक्ट किया। नेक्स्ट, अब इसके बाद में अपन आते हैं, दूसरा जो मैंने आपको बताया था वो था आपके पास में शंट इंडक्टर कंपनसेटर। दूसरा क्या होगा आपके पास में, शंट इंडक्टर कंपनसेटर, शंट इंडक्टर कंपनसेटर। अगर मैं शंट इंडक्टर कंपनसेटर की बात करूं, इंडक्टर कंपनसेटर, अगर मैं शंट इंडक्टर कंपनसेटर की बात करूं, तो देखो शंट इंडक्टर कंपनसेटर जो है वो क्या काम करता है समझना। शंट इंडक्टर कंपनसेटर क्या करता है, तो पहली चीज तो ये कि देखो यहां पर सिस्टम है, सिस्टम जब आप बनाओगे ना तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली है क्या। ये आपका अल्टरनेटर है, ये आपकी बस बार है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहां पर आपके पास में क्या है, ये लोड है,
इसको रिएक्टिव पावर कितना चाहिए Q1, इसको एक्टिव पावर कितना चाहिए P1, यहां का सेंडिंग एंड का वोल्टेज कितना है VS है, यहां का वोल्टेज कितना है आपके पास में VR है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज कितना है VR है। अब यहां पर आप मुझे बताओ, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं अपने पास वाले सबस्टेशन पर मैं ले जाकर क्या कनेक्ट कर रहा हूं, बताओ, एक इंडक्टर ले जाकर कनेक्ट कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अपन एक इंडक्टर कनेक्ट कर रहे हैं पास वाले सबस्टेशन पर ले जाकर। अब देखो, इंडक्टर अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो इंडक्टर क्यों कनेक्ट करूंगा? अब इंडक्टर कनेक्ट करने का मतलब आपको पता और लेगिंग डिमांड बढ़ेगी। तो मतलब कब है कि मान लो इसको रिएक्टिव पावर की डिमांड Q1 है, बट इधर अल्टरनेटर ने जो रिएक्टिव पावर सप्लाई किया वो ज्यादा सप्लाई किया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि रिएक्टिव पावर सप्लाई ज्यादा हो रहा है और लोड को कम चाहिए। अब लोड को कम कब चाहिए? आपको पता पावर सिस्टम का सारा लोड तो इंडक्टिव है, अगर इंडक्टिव तो उसको रिएक्टिव पावर तो वैसे ही ज्यादा चाहिए। अब कम कब चाहिए? कम तभी चाह सकता है ना, कि कम तभी चाहिए हो सकता है कि जब आपके पास में लोड यहाँ पर बहुत कम हो, नो लोड कंडीशन हो, लोड ही कनेक्ट ना करो। आप अपने घर के, आप ऐसा मत सोचना है ना प्रैक्टिकली कि सर मैं अपने घर के सारे फैन बंद करके बैठ जाऊंगा तो क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं भैया, आपके घर के लोड तो कुछ भी नहीं है। आपको पता सारा जो लोड है पावर सिस्टम का मैक्सिमम वो इंडस्ट्रियल लोड है। इंडस्ट्रियल लोड अगर पूरी सारी इंडस्ट्री बंद हो जाए तो दिक्कत आ सकती है ऐसी, ठीक है। ऐसी कंडीशन बहुत रेयर केस में आती है, बहुत रेयर केस में आती है, लेकिन फिर भी अपने को पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि अपने को कंपनसेटर पढ़ना है। तो देखो आपके पास में क्या होगा, यहां पर जो आपके पास में रिएक्टिव पावर है इसको कम चाहिए लेकिन सप्लाई ज्यादा हुआ है। अब मैंने क्या बोला कि मैं अल्टरनेटर का इधर एक्साइटेशन चेंज नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मैं क्या करता, एक्साइटेशन को चेंज करके मैं इस रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करवा सकता था, बट यहां पर अपन एक्साइटेशन को यहां पर अपन कांस्टेंट मान के चलेंगे। अब मैं बोल रहा हूं ये रिएक्टिव पावर कांस्टेंट है, इधर मेरे पास में इसको ज्यादा चाहिए, अब ज्यादा रिएक्टिव पावर चाहिए, मतलब सॉरी कम चाहिए और ज्यादा सप्लाई कर रहा है। तो ये तभी हो सकता है जब मेरे पास में क्या होगा, ड्यूरिंग नो लोड और लाइटली लोडेड कंडीशन होगी। तो ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन आपको यही पूछता है कि शंट इंडक्टर कंपनसेटर को अपन कब यूज करते हैं, तो आंसर होगा आपका ड्यूरिंग नो लोड और लाइटली लोडेड कंडीशन में अपन शंट इंडक्टर कंपनसेटर को यूज करते हैं। तो ध्यान रखना यहां पर क्या आएगा आपके पास में, ड्यूरिंग नो लोड और ड्यूरिंग नो लोड और लाइटली लोड कंडीशन, लाइटली लोड कंडीशन, लाइटली लोड कंडीशन क्या करेंगे अपन, शंट इंडक्टर कंपनसेटर यूज करेंगे ना। तो क्या आएगा आपके पास में कंडीशन शंट इंडक्टर, ऐसा लिख दो, ड्यूरिंग नो लोड और लाइट लोड में हम शंट इंडक्टर कंपनसेटर यूज करते हैं। शंट इंडक्टर यूज करते हैं ना, शंट इंडक्टर यूज करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना ना। तो ये होगा आपके पास में शंट इंडक्टर कंपनसेटर है ना। अब देखो यहां पर अपने पास में इधर का वोल्टेज VS है और ये VR है, तो एक्चुअली इस केस में क्या होता है कि आपका जो VR है वो VS से ज्यादा होता है इस केस में। अगर ऐसा कुछ होता है, आपको वैसे तो कुछ याद आ रहा होगा इससे ना, इससे मैंने क्यों लिखा, कुछ याद आ रहा है आपको जो मैं पढ़ा चुका हूं? अरे अपन पढ़ चुके हैं क्या, फेरेंटी इफेक्ट, यही तो था फेरेंटी इफेक्ट। मैंने क्या बोला था, ड्यूरिंग नो लोड और लाइटली लोडेड कंडीशन में क्या होता है, आपका रिसीविंग एंड का वोल्टेज है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है, और ड्यूरिंग नो लोड में और लाइट लोड में रिसीविंग एंड का वोल्टेज अगर सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा हो गया तो इसी को तो बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। यानी कि एक्चुअली शंट इंडक्टर कंपनसेटर अपन कब कनेक्ट करते हैं, तो जब फेरेंटी इफेक्ट आता है। और यही चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब फेरेंटी इफेक्ट की कंडीशन आती है तो अपन क्या काम करते हैं, अपन शंट इंडक्टर कंपनसेटर अपन कनेक्ट करते हैं। ध्यान रखना क्या बोला मैंने, जब भी आपके पास में यहां पर फेरेंटी इफेक्ट की प्रॉब्लम आएगी तो अपन शंट इंडक्टर कंपनसेटर अपन कनेक्ट करेंगे। तो ध्यान रखना यहां पर शंट इंडक्टर कंपनसेटर क्यों कनेक्ट किया मैंने, तो आपको एग्जाम में पूछता है कि शंट इंडक्टर कंपनसेटर क्यों कनेक्ट करते हैं। या तो ऑप्शन में ऐसा होगा कि फेरेंटी इफेक्ट को कम करने के लिए, तो वो लगाना है, नहीं तो ऐसा होगा कि ड्यूरिंग लाइट लोड और नो लोड कंडीशन में कनेक्ट करते हैं। तो आंसर होगा आपके पास में ड्यूरिंग नो लोड या लाइट लोड में अपन कनेक्ट करते हैं। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसी को अपन ने क्या बोला था, फेरेंटी इफेक्ट। क्या बोलते हैं अपन इसको, फेरेंटी इफेक्ट, फेरेंटी इफेक्ट। नेक्स्ट अब समझना, यहां पर अपन वही बात करें, अगर मैं बिफोर कंपनसेटर की बात करूं, जब मैंने कंपनसेटर कनेक्ट नहीं किया है तो बिफोर कंपनसेटर तो यही रहेगा आपके पास में, बिफोर पहले, मतलब बिफोर मतलब पहले, जो कंपनसेटर नहीं कनेक्ट किया उससे पहले। अगर उससे पहले अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या होगा, देखो ये रिएक्टिव पावर इसको कितना चाहिए Q1, इसको एक्टिव पावर कितना चाहिए P1,
और इसका पावर फैक्टर कितना है cos phi 1। अगर cos phi 1 है तो यहां से अगर आप पावर ट्रायंगल बनाओगे तो ये P1 होगा और रिएक्टिव पावर ये क्या होगा, ये Q1 होगा, और आपके पास में इसका पावर फैक्टर कितना है, वो phi 1 है। तो यहां से cos phi 1 अगर आप लिखोगे तो cos phi 1 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में, cos phi 1 होगा Q1 डिवाइड बाय P1, Q1 डिवाइड बाय P1, P1 को उधर मल्टीप्लाई कर लो तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में P1, या फिर cos phi 1 है, tan phi 1 लिखो इसे, है ना, tan phi 1, क्योंकि tan थीटा क्या होता है आपके पास में हाइट डिवाइड बाय बेस करो, तो Q1 को इधर P1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो Q1 की वैल्यू आएगी P1 tan phi 1। तो देखो ये तो वो का वो सेम है ना, जो पहले किया था वही सेम है आपके पास में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना यहां पर अपन ये मान के चल रहे हैं कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। ये केस तभी पॉसिबल है जब आपके पास में रिएक्टिव पावर की डिमांड जो है वो कम होगी और रिएक्टिव पावर अल्टरनेटर ज्यादा सप्लाई करेगा। अब अगर ऐसा होता है तो फेरेंटी इफेक्ट आएगा। मैंने क्या बोला, अगर आपका डिमांड कम में मतलब लाइट लोड और नो लोड कंडीशन है और आपके पास में ज्यादा सप्लाई हो रहा है रिएक्टिव पावर, तो फेरेंटी इफेक्ट आएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि फेरेंटी इफेक्ट की प्रॉब्लम आए। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन शंट इंडक्टर कनेक्ट करेंगे। कहां पर, वही आपके पास वाला सबस्टेशन पर। सारे काम आपके पास वाले सबस्टेशन पर ही होंगे, जनरेटिंग स्टेशन पर कोई काम नहीं होगा इसमें से। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास में जब आफ्टर कंपनसेटर अपन कनेक्ट करेंगे ना, आफ्टर कंपनसेटर, कंपनसेटर जब अपन कंपनसेटर अपन लगाएंगे तो उसके बाद में क्या होगा, तो समझना कंपनसेटर, मान लो ये पावर सिस्टम अल्टरनेटर है ना, ये अल्टरनेटर है, और यहां पर क्या है, ये आपके पास में क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है। यहां पर क्या आपके पास में इंडक्टर कॉइल है, और इसको रिएक्टिव पावर कितना चाहिए Q1, एक्टिव पावर कितना चाहिए P1, इसका पावर फैक्टर कितना था cos phi 1। अब यहां पर रिएक्टिव पावर ज्यादा सप्लाई हो रहा था Q2, तो क्या होगा, मैं यहां पर ले जाकर एक शंट इंडक्टर कनेक्ट कर दूंगा मैं LSH। अब शंट इंडक्टर कनेक्ट किया तो बताओ क्या होगा कि यहां से Q2 आ रहा था, इसको जितना चाहिए रिमेनिंग जो बचेगा वो ये इंडक्टर ले लेगा QL। तो बताओ अब क्या हुआ, जितना रिएक्टिव पावर सप्लाई हुआ ये दोनों मिलाकर बैलेंस हो जाएंगे, आपका पावर सिस्टम जो है वो स्टेबल कंडीशन में चला जाएगा। लेकिन दिक्कत यहां पर क्या आती है कि अगर अपन इन दोनों का ओवरऑल पावर फैक्टर देखें तो देखो पहले इंडक्टिव पार्ट इतना था, अब और इंडक्टिव पार्ट बढ़ गया। अगर और इंडक्टिव पार्ट बढ़ गया तो आपको पता है जैसे जैसे इंडक्टर का पार्ट बढ़ता है, इंडक्टिव लोड बढ़ता है, पावर फैक्टर लेगिंग में जाता है। और दूसरी क्लास में मैंने ये तो बताया था कि जब आपका इंडक्टिव पार्ट बढ़ता है तो पावर फैक्टर लेगिंग पावर फैक्टर में इंप्रूव होता है, मतलब एंगल बढ़ता जाता है। एंगल बढ़ने का मतलब पावर फैक्टर क्या हो गया, कम हो गया ना, cos phi क्या होता है, कम होगा आपके पास में, तो पावर फैक्टर यहां पर क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब इनका ओवरऑल जो पावर फैक्टर होगा ना cos phi 2, वो cos phi 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ध्यान रखना शंट इंडक्टर जो है वो पावर फैक्टर को इंप्रूव नहीं करता है। कौन इंप्रूव करता है, शंट कैपेसिटर कंपनसेटर। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए अपन कौन सा कैपेसिटर कनेक्ट, कंपनसेटर कनेक्ट करेंगे, आंसर होगा आपके पास में शंट कैपेसिटर। ठीक है, शंट इंडक्टर नहीं होगा, इसको ये पावर फैक्टर इससे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इस चीज का ध्यान रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पावर फैक्टर आपका रिड्यूस हो रहा है यहां पर इस चीज में। तो अब अगर देखो जब कंपनसेटर मैंने कनेक्ट कर दिया तो देखो इसको एक्टिव पावर तो कौन सप्लाई करेगा, तो देखो इंडक्टर ना तो एक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है ना एक्टिव पावर सप्लाई करता है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अब इससे कोई मतलब नहीं है, इसको एक्टिव पावर चाहिए तो वो कौन सप्लाई करेगा, ऑब्वियसली मेरा अल्टरनेटर एक्टिव पावर तो इसको सप्लाई करेगा। तो एक्टिव पावर जो सप्लाई हो रहा होगा वो तो आपका अल्टरनेटर ही सप्लाई करेगा। और रिएक्टिव पावर कितना सप्लाई कर रहा है, Q2, और दोनों को मिलाकर सप्लाई कर रहा है, तो दोनों का मिलाकर जो पावर फैक्टर है वही किसका होगा, अल्टरनेटर का। क्लियर है, तो अल्टरनेटर का पावर फैक्टर और दोनों के ओवरऑल लोड का पावर फैक्टर है वो सेम रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो पावर फैक्टर होता है P/S, तो उसने कितना एक्टिव पावर सप्लाई किया P, और कितना रिएक्टिव पावर सप्लाई किया Q, तो P/S करके आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां पर अगर मैं बात करूं इसका पावर ट्रायंगल बना है तो एक्टिव पावर कितना चाहिए P1, रिएक्टिव पावर कितना है, तो ये आपके पास में Q2, और इनका पावर फैक्टर का एंगल कितना है phi 2। और यहां पर अगर आप tan phi 2 लिखते हो तो tan phi 2 जो होगा वो होगा Q2 डिवाइड बाय P1, Q2 डिवाइड बाय P1, P1 को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो Q2 जो होगा रिएक्टिव पावर वो आएगा आपके पास में P1 tan phi 2। तो ये होगा आपके पास में रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय अल्टरनेटर, जो रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा होगा ना अल्टरनेटर, तो वो होगा। तो देखो आपके पास में ये Q2 आ गया। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां से देखो Q2 इक्वल टू QL प्लस Q1 होगा। Q2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप,
QL प्लस Q1। QL क्या है? तो जो इंडक्टर रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है वो है आपके पास में। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? तो नेक्स्ट पेज पे अपन लिखते हैं QL कितना होगा, क्योंकि Q2 इज इक्वल टू है आपके पास में QL प्लस Q1 है, तो इस Q1 को उधर ले जाओ। तो QL मतलब क्या होगा आपके पास में? वो आ जाएगा Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1, यानी Q2 माइनस Q1 क्या होगा? तो Q2 है आपके पास में रिएक्टिव पावर, कौन सा आपके पास में? तो रिएक्टिव पावर जो अल्टरनेट मतलब Q1, QL जो है, QL क्या है? रिएक्टिव पावर जो इंडक्टर एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो इस QL को आप क्या लिखोगे? रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय अल्टरनेटर, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर है ना। इंडक्टर जो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है वो ही ध्यान रखना है। रिएक्टिव पावर जो इंडक्टर एब्जॉर्ब कर रहा है वो है आपके पास में ना। कभी अगर आपको पूछ ले कि इंडक्टर कितना रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा, तो बस कुछ नहीं है, Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। वैल्यू रख दो यहां पर। तो QL कितना है? QL इज इक्वल टू आ जाएगा, Q2 कितना है? तो P1 10/2 है, P1 10/2। Q1 कितना है? तो वो है आपके पास में P1 10/1 है। और यहां से अगर आप माइनस करोगे तो यहां से P1 कॉमन ले लो, तो यहां से क्या आएगा? P1 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा आपके पास में? 10/2 माइनस 10/1। तो देखो यहां पर 10/2 माइनस क्या होगा? 10/1 आ जाएगा। पहले अगर आप चेक करोगे ना, तो पहले क्या आ रहा था? पहले आपका आ रहा था 10/1 माइनस 5/2। अरे पहले क्या आ रहा था? 5/1 माइनस 5/2 आ रहा था, 5/2 माइनस 5/1 हो गया। उससे क्या फर्क पड़ा था? मतलब एक फॉर्मूला आपको याद है, आप इजीली निकाल सकते हो दूसरा वाला फॉर्मूला। क्लियर है? तो देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर है कि शंट, एक्चुअली आपको जेईएन में यही पूछेगा, बताओ शंट इंडक्टर कंपनसेटर क्यों कनेक्ट करते हैं। तो इसके आपके पास में क्या होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट? क्या होंगे? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा फेरेंटी इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। फेरेंटी इफेक्ट क्या हिंदी क्या बोलते हैं? प्रभाव है ना। फेरेंटी इफेक्ट को कम करने के लिए, कम करने के लिए, करने के लिए हम शंट इंडक्टर यूज करते हैं। शंट इंडक्टर, शंट इंडक्टर यूज करते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछेगा बताओ शंट इंडक्टर क्यों यूज करते हैं, तो हम इस काम के लिए शंट इंडक्टर यूज करते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है? तो ध्यान रखना, इसमें आपके जो पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। स्टेबिलिटी को इंप्रूव नहीं करता है, क्योंकि इंडक्टिव पार्ट पड़ेगा तो स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी। तो यहां पर आपके पास में क्या होगा? स्टेबिलिटी क्या होगी? रिड्यूस होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी आपके पास में? रिड्यूस होगी। स्टेबिलिटी रिड्यूस होगी। नेक्स्ट थर्ड में बात करूं, इसमें एक्चुअली क्या होता है? रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव में चला जाता है। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन को नेगेटिव से जीरो पर लाने का काम करता है। मतलब ये वोल्टेज रेगुलेशन को ये भी इंप्रूव करता है, लेकिन नेगेटिव से जीरो में इंप्रूव करता है ना। अगर आपको कभी ऐसा पूछ ले कि बताओ वोल्टेज रेगुलेशन को नेगेटिव से जीरो में कौन इंप्रूव करता है, तो शंट इंडक्टर यूज करता है ना। तो यहां से क्या होगा? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इट इंप्रूव द वोल्टेज रेगुलेशन, या फिर ऐसा लिख दो, हिंदी में लिखो, यह वोल्टेज रेगुलेशन को, वोल्टेज रेगुलेशन को, वोल्टेज रेगुलेशन को नेगेटिव से जीरो तक इंप्रूव करता है, इंप्रूव करता है, इंप्रूव करता है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे किसके अंदर? शंट इंडक्टर कंपनसेटर। बाकी इसके अलावा और भी मैंने आपको एबीसीडी पैरामीटर वाला डेरिवेशन पहले कराया था, B/1 माइनस ए आता है। फेरेंटी इफेक्ट कैसे आता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये सारी चीजें अपन पहले पढ़ चुके हैं ना। तो आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वो होगा आपके पास में कि किस तरीके से इंप्रूव करता है, तो वो मैंने आपको बता दिया, ये आपके पास में होगा। क्लियर है? तो ये आपका शंट इंडक्टर कंपनसेटर। अब अपन बात करते हैं सीरीज कैपेसिटर कंपनसेटर। नेक्स्ट होगा आपके पास में थर्ड जो होगा वो होगा सीरीज कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर कंपनसेटर।
सीरीज कैपेसिटर कंपनसेटर। अगर आपको इसमें किसी को भी कोई भी अगर डाउट होगा ना, तो जैसे ही अपनी नेक्स्ट क्लासेस होगी लाइव क्लासेस, जिसमें आपको ये सारे डाउट्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ना। जितने भी आपके पास में डाउट्स होंगे वो सब मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन कर लूंगा, ठीक है। अभी आपको जो भी डाउट्स है वो कमेंट के अंदर लिख देना कि सर ये वाला, या फिर आप मुझे क्लास में बता देना कि सर ये इन पॉइंट में आप समझा दो, तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो चीज़ें मैंने बताई है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप रख सकते हो, बाद में आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सीरीज कैपेसिटर कंपनसेटर। देखो सीरीज कैपेसिटर कंपनसेटर जो है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास पहले मैं बात कर रहा हूँ बिफोर कंपनसेटर, बिफोर। और बिफोर कंपनसेटर में ये आपका जनरेटर है, ये आपकी बस बार है। मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस है, ये ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस है। यहाँ पर आप लोड कनेक्ट कर रहे हो, उस लोड का पावर फैक्टर क्या है, cos फाई है। ऐसा कुछ सिस्टम है। तो यहाँ पर सेंडिंग एंड का वोल्टेज कितना है, Vs है। यहाँ का वोल्टेज कितना है, Vr है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं ये रेजिस्टेंस R है और ये क्या है, JXL है। अब अगर मुझे बोल दिया जाए कि सीरीज कैपेसिटर कंपनसेटर क्यों यूज किया, ध्यान रखना सीरीज कैपेसिटर कंपनसेटर क्यों यूज करते हैं, स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। किसके लिए, स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए अपन सीरीज कैपेसिटर कंपनसेटर यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट तो क्या होगा, टू इंप्रूव स्टेबिलिटी। यहां पर लिख देना, स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, सीरीज कैपेसिटर यूज करते हैं या उपयोग में लाते हैं, यूज करते हैं। अब देखो ये हो गया आपके पास सीरीज कैपेसिटर कंपनसेटर। अब अगर मैं बात करें दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट क्या है, देखो वोल्टेज रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर वोल्टेज रेगुलेशन मैंने आपको बताया था, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। देखो आर और एक्सएल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ही है। अगर आप यहां पर देखोगे तो वोल्टेज रेगुलेशन आया था आपका I इंटू आर कोस फाई प्लस एक्सएल साइन फाई डिवाइड बाय V। तो ये होगा आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन। लेकिन अब जैसे ही मैं बात करूं, जब मैं आफ्टर कंपनसेटर कनेक्ट करूंगा या फिर जब मैं कंपनसेटर कनेक्ट करूंगा मैं, तो क्या होगा समझना। अब अगर बात करें अपन आफ्टर कंपनसेटर, है ना, आफ्टर कंपनसेटर, तो देखो ये आपके पास में क्या है, कैपेसिटर है, ये आपकी बस बार है, ये आर है, ये एक्सएल है। यहां पर हम कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं और ये क्या होगा आपके पास में, लोड होगा। तो ये होगा आपके पास में आर, ये होगा JXL, ये होगा माइनस JXC। यहाँ का वोल्टेज क्या है, VS है, और यहाँ का वोल्टेज क्या है आपके पास में, VR है। तो अगर इस केस में अगर मैं बात करूं, तो अगर मैंने सीरीज कैपेसिटर कनेक्ट किया तो देख सकते हो सीरीज कैपेसिटर कनेक्ट करने के बाद में अब मैं बोलूं बताओ वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, I इंटू आर कोस फाई प्लस एक्सएल माइनस XC हो जाएगा, टोटल रिएक्टेंस दोनों को माइनस कर दो, इंटू साइन फाई, और डिवाइड बाय जो है वो आ जाएगा आपके पास में V। तो ये आएगा आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। अब देखो पहले यहां पर एक्सएल ही था ओनली, अब एक्सएल में से कुछ कम हो गया XC वाला पार्ट। अगर कम हो गया तो आपका रिएक्टिव पावर क्या, मतलब आपके पास ये ओवरऑल पार्ट कम हो गया, और ये कम हो गया तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया, कम। और मैंने क्या बोला, वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम हो उतना आपके लिए बेटर है। वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा उतना आपके लिए बेटर है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है। क्लियर है। तो यानी यहां से मुझे पता लगा कि इसमें भी वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होता है, वोल्टेज रेगुलेशन। लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना, आपको पूछे बताओ कि वोल्टेज रेगुलेशन को इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं, तो सीरीज कैपेसिटर कंपनसेटर को वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव करने के लिए नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। वोल्टेज रेगुलेशन तो इंप्रूव हो रहा है, अपन ने कनेक्ट क्यों किया, इसको स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। या फिर क्यों कनेक्ट करते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। मैंने आपको पहली क्लास में बता चुका हूं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, तो अपन यहां पर बढ़ाने के लिए सीरीज कैपेसिटर कंपनसेटर यूज करते हैं। तो यहां पर दूसरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं, तो मैंने आपको वहां लिखाया था, जब आर को अपन नेग्लेक्ट करते हैं ना, तो आर को नेग्लेक्ट करते हैं तो पी आर मैक्स जो होता है, पी आर जो होता है वो पी आर अपन ने लिखा था VS VR डिवाइड बाय एक्सएल लिखा था, इंटू साइन डेल्टा लिखा था। लेकिन अब देखोगे अगर आप यहां पर, तो यहां से क्या आ जाएगा, पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VS VR डिवाइड बाय एक्सएल माइनस XC इंटू क्या होगा, साइन डेल्टा।
तो देखो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, ये कम हो गया, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, सीरीज कैपेसिटर कंपनसेटर पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को भी इंप्रूव करता है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, इट ऑल्सो इंप्रूव द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। यह ऐसे लिख दो, यह पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को भी इंप्रूव करता है, इंप्रूव करता है। तो ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सीरीज कैपेसिटर कंपनसेटर में बस आपको 2-3 पॉइंट पूछे जाएंगे, तो आप यहां से बता सकते हो। क्लियर है? तो देखो कौन कौन से कंपनसेटर कंप्लीट हो गए, शंट इंडक्टर कंपनसेटर हो चुका है, शंट कैपेसिटर कंपनसेटर हो चुका है, सीरीज कैपेसिटर कंपनसेटर हो गया है। अब अपने पास में कौन सा बचता है, तो नेक्स्ट देखो, आपको स्टार्टिंग में अपन ने क्लासिफिकेशन लिखेंगे। अभी तक अपन तीन पढ़े हैं, 3 अपन ने पढ़ा है, मैंने आपको क्या लिखा है, देखो तीनों कंप्लीट हो गए। अब होगा उसके पास में एसपीएम, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। अब देखो सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर क्या होगा तो समझना। तो नेक्स्ट फोर्थ आएगा आपके पास में सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। तो नेक्स्ट क्या होगा आपके पास में, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। अब सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर में एक्चुअली क्या होता है, तो अपन यहां पर इसी को अपन सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर में 2 पार्ट होते हैं ना, एक होता है आपके पास में ओवर एक्साइटेड और दूसरा होता है अंडर एक्साइटेड। ध्यान रखना, ये सिंक्रोनस फेज जो मॉडिफायर है और कुछ नहीं है, कुछ नई चीज है, ये सिंक्रोनस मोटर ही है। क्या आपके पास में ये एक सिंक्रोनस मोटर होती है। मैंने आपको बोला था ना सिंक्रोनस मोटर, मतलब जब मशीन में पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा मैं आपको कि सिंक्रोनस मोटर जो है वो ओवर एक्साइटेड भी होती है और अंडर एक्साइटेड भी होती है। तो सेम इसी की बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर ये सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर और कुछ ही नहीं है, ये सिंक्रोनस बेसिकली एक सिंक्रोनस मोटर है जिसको अपन 2 तरीके से ऑपरेट करवा सकते हैं, एज ए ओवर एक्साइटेड एंड एज एन अंडर एक्साइटेड। ठीक है, तो यहां पर ये लिख देना कि सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर एक सिंक्रोनस मोटर ही होती है। यह एक, या फिर ऐसा लिख दो शॉर्ट में, यह एक सिंक्रोनस मोटर होती है, यह एक सिंक्रोनस मोटर होती है और इसके 2 पार्ट होते हैं ना, इसके 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है इसके पास में होता है ओवर एक्साइटेड, है ना, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, ओवर एक्साइटेड, है ना। तो यहां पर ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, इसी को आप बोलते हो सिंक्रोनस कंडेंसर। आपने नाम सुना होगा सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर, है ना। तो ये होगा ओवर एक्साइटेड एसपीएम। और सेकंड होगी आपके पास में अंडर एक्साइटेड एसपीएम, अंडर एक्साइटेड एसपीएम या सिंक्रोनस मोटर, है ना। तो इसी को आप लिखते हो, ये सिंक्रोनस कंडेंसर नहीं होता है ना। तो यहां से आपके पास में क्या होगा, ओवर एक्साइटेड का एक और नाम होता है सिंक्रोनस कंडेंसर। और आपको पता होगा ये क्वेश्चन बहुत बार आपके जेई में आ चुका है ना। सिंक्रोनस कंडेंसर जो है बहुत बार आपके जेई एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, बहुत बार आया हुआ है ना। तो आपको क्या करना है, ये सारे आपको याद रखने, सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। अब देखो अपन आते हैं सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर में। पहले अपन पढ़ेंगे ओवर एक्साइटेड, दूसरा अपन पढ़ेंगे अंडर एक्साइटेड। तो एक्चुअली होता क्या है कि अपन क्या काम करते हैं कि ये मेरे पास में पहला हेडिंग लिख दो, सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर, या फिर इसी को आप लिख दो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, है ना। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है। तो ध्यान रखना, जब भी ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है या सिंक्रोनस कंडेंसर होता है, ये सेमेज कैपेसिटर की तरह काम करती है। और ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पूछा था, बताओ कि सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है। तो ध्यान रखना, सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है कि ये ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है, लेकिन कहां पर ऑपरेट होती है, ऑन नो लोड पर। अपन इसको लोड पर ऑपरेट नहीं करवाते, ड्यूरिंग नो लोड पर ऑपरेट होती है। तो ड्यूरिंग नो लोड पर ऑपरेट होगी तो आपके पास में ड्यूरिंग नो लोड पर ऑपरेट हो जाएगी ना, समझना। देखो यहां पर अपने पास में क्या है, सिंक्रोनस कंडेंसर जो है, अगर मैं सिंक्रोनस कंडेंसर की बात करूं, चलिए समझना। तो देखो सिंक्रोनस कंडेंसर जो है ओवर एक्साइटेड, इसमें क्या होगा
कि ये मेरे पास में क्या है, अल्टरनेटर है, और यहां पर मेरे पास में क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है, और यहां पर अपना लोड है। देखो इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका है। आपको पूछता है कि सिंक्रोनस कंडेंसर क्या सप्लाई करती है, क्या सप्लाई नहीं करती है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है ओवर एक्साइटेड एसपीएम जो होगी वो ऐसे याद रखो, सेम इज वर्क्स एज ए कैपेसिटर। ओवर एक्साइटेड मतलब कैपेसिटर है ना। एक्चुअली अपन वहां पर क्या करते हैं, एक्साइटेशन बढ़ाकर अपन लेगिंग वार सप्लाई करते हैं। आपको ये मशीन में समझ में आएगा जब मशीन पढ़ेंगे। तो ओवर एक्साइटेड एसपीएम जो है ऐसे याद रखो कैपेसिटर की तरह काम करती है, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, लेगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है। लेकिन हाँ बस ये कि कैपेसिटर कभी भी एक्टिव पावर एब्जॉर्ब नहीं करता है, बट सिंक्रोनस कंडेंसर जो है, सिंक्रोनस मोटर जो है वो एक्टिव पावर भी एब्जॉर्ब करती है, लेकिन पावर स्टॉर्म में अपन उसको नो लोड पर ऑपरेट करवाते हैं। तो नो लोड पर ऑपरेट करवाने का मतलब हुआ वो एक्टिव पावर वो भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ये मेरे पास में क्या है, लोड है। इस लोड को रिएक्टिव पावर कितना चाहिए, Q1, रिएक्टिव पावर Q1 चाहिए, एक्टिव पावर कितना चाहिए, P1। इसका पावर फैक्टर कितना है आपके पास में, cos ऑफ phi 1 है। तो आपको एग्जाम में देखो, यहां से आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल इसका बहुत लेंथी होता है एसपीएम का। आपको एग्जाम में पूछेगा कि बताओ सिंक्रोनस कंडेंसर या ओवर एक्साइटेड एसपीएम क्या होती है। तो बस आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है कि जब यहां पर इसका रिसीविंग एंड वोल्टेज कितना है, वीआर है, और यहां पर क्या है, वीएस है, और मैंने क्या बोला, इसको रिएक्टिव पावर हम Q2 दे रहे हैं। तो यहां पर जब रिएक्टिव पावर की डिमांड ज्यादा होगी और रिएक्टिव पावर सप्लाई कम होगा, अगर आपके पास में अल्टरनेटर मान लो रिएक्टिव पावर कम सप्लाई कर रहा है, लोड को डिमांड ज्यादा है, तो मैंने बोला या तो एक काम करो, आप सिंक्रोनस मतलब आपके पास में कैपेसिटर कनेक्ट कर दो, शंट कैपेसिटर। शंट कैपेसिटर क्या काम करेगा, आपके पास में पावर फैक्टर को इंप्रूव कर देगा, या फिर आपके पास रिएक्टिव पावर सप्लाई कर देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं स्मूथ कंट्रोल, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पावर सिस्टम में इसको यूज नहीं करते हैं। पावर सिस्टम में अपन शंट कैपेसिटर कंपनसेटर ही यूज करते हैं। लेकिन फिर भी अगर मुझे इसको यूज करना है कहीं पर भी जहां पर लार्ज इंडस्ट्री या स्मूथ कंट्रोल मुझे चाहिए रिएक्टिव पावर का, तो वहां पर अपन सिंक्रोनस कंडेंसर यूज करते हैं या सिंक्रोनस मोटर अपन यूज करते हैं। और ये क्या काम करती है, कैपेसिटर की तरह काम करती है। मतलब आप यहाँ सबस्टेशन पर अगर सिंक्रोनस कंडेंसर लगा दोगे ना, तो वो क्या काम करेगी, मान लो आपने ऐसे लगा दिया, ये सिंक्रोनस मोटर है ना, ये कंडेंसर आपने लगा दिया, ये अपने पास में क्या है, सिंक्रोनस मोटर है, ये सिंक्रोनस मोटर है। तो ये सिंक्रोनस मोटर क्या काम करेगी, इसको रिएक्टिव पावर इधर से आ रहा है Q2, जितना और एक्स्ट्रा चाहिए वो ये सप्लाई कर देगी, तो QC की तरह ही काम करेगी। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि सिंक्रोनस कंडेंसर जो है, या फिर आपके पास में जो सिंक्रोनस आपके पास में जो ओवर एक्साइटेड एसपीएम है, वो लेगिंग रिएक्टिव पावर क्या करती है, सप्लाई करती है, एंड लीडिंग रिएक्टिव पावर क्या करती है, आपके पास में एब्जॉर्ब करती है। तो इसको लेगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगी, मतलब कैपेसिटर की तरह काम करेगी। तो यहां पर एक पॉइंट लिख देना, ओवर एक्साइटेड एसपीएम या सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है, तो लिख देना सिंक्रोनस कंडेंसर एक सिंक्रोनस मोटर ही होती है। सिंक्रोनस कंडेंसर एक सिंक्रोनस मोटर ही होती है जो लेगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करती है, लेगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करती है जब पावर सिस्टम में पावर की डिमांड, जब पावर सिस्टम में पावर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो उस समय रिएक्टिव पावर को सप्लाई करने के लिए, रिएक्टिव पावर को सप्लाई करने के लिए हम सिंक्रोनस मोटर का एक्साइटेशन बढ़ा देते हैं, एक्साइटेशन बढ़ा देते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास में सिंक्रोनस कंडेंसर। और यहां पर एक और पॉइंट लिख देना, जो सिंक्रोनस कंडेंसर है वो नो लोड पर ऑपरेट होता है ना, तो लिख देना यह नो लोड पर ऑपरेट होती है, या यह नो लोड पर काम करती है। नेक्स्ट, अब बात करें अगर अपन अंडर एक्साइटेड की, तो देखो अंडर एक्साइटेड में क्या होगा, अगर मैं दूसरी बात करूं, अंडर एक्साइटेड दूसरा क्या होगा आपके पास में, अंडर एक्साइटेड। अगर अंडर एक्साइटेड की अगर अपन बात करें, अंडर एक्साइटेड एसपीएम है ना, या फिर इसी को अपन बोलते हैं अंडर एक्साइटेड को अंडर एक्साइटेड दो, अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, आगे लिख दो अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। अगर आपके सिंक्रोनस मोटर जो है वो अंडर एक्साइटेड है, ध्यान रखना, अगर आपके पास में अंडर एक्साइटेड है तो यहां से क्या करोगे, ये आपका अल्टरनेटर है, ये आपकी बस बार है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहां पर आपके पास में इसको अपन एज एन इंडक्टर मान लो है ना,
बस इंडक्टर की तरह उल्टा कर दो, बस ये Q1 है, यहाँ से Q2 है। अगर मान लो ये रिएक्टिव पावर सप्लाई ज़्यादा कर रहा है और लोड को डिमांड कम है, लाइटली लोड है, तो उस समय अपन यहाँ पर क्या करते हैं, एक मोटर लगा लेते हैं और उसका एक्साइटेशन अंडर एक्साइटेड करके उस जो एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर करता है उसको अपन एब्जॉर्ब करवा देते हैं। तो यानी इसने इंडक्टर की तरह काम किया, तो कोई नया काम नहीं किया है। तो मैंने ये बोला कि आपके पास में जो कैपेसिटर इंडक्टर जो काम करते हैं वही आपकी यही काम करती है, बस इसमें एक्साइटेशन को चेंज करके करते हैं और वहां पर कैपेसिटर और इंडक्टर यूज करते हैं अपन। तो यहां पर लिख देना, लिखना अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर लेगिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करती है। अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर लेगिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करती है, लेगिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करती है। तो मैं क्या बोलूंगा, लेगिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगी, क्यों? क्योंकि इंडक्टर भी तो यही काम कर रहा था, देखो एब्जॉर्ब कर रही है एक्स्ट्रा जो भी होगा। और नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसको कब लगाएंगे, तो नो लोड और लाइटली लोड कंडीशन में लगाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसे नो लोड एवं लाइटली लोड कंडीशन में, नो लोड एवं लाइटली लोड कंडीशन में, नो लोड एवं लाइटली लोड कंडीशन में हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं। तो ये सारे पॉइंट याद रखना है ना। जो फेज एडवांसर है, वो फेज एडवांसर क्या होता है, वो भी आपके पास में कैपेसिटर की तरह ही काम करता है, ध्यान रखना। और उसको अपन इंडक्शन मोटर के अक्रॉस लगाकर पावर फैक्टर को इंप्रूव करवाते हैं। तो फेज एडवांसर जो है वो एक्चुअली कैपेसिटर की तरह ही काम करता है, उसको अपन इंडक्शन मोटर के अक्रॉस लगा लेते हैं और वो क्या करता है आपके पास में रिएक्टिव पावर जितना इंडक्शन मोटर को चाहिए तो वो सप्लाई कर देता है और पावर फैक्टर को बढ़ा देता है। तो फेज एडवांसर का काम भी यही होता है आपके पास में। तो ये आपके पास में क्या होंगे, ये होगा पावर फैक्टर कंपनसेशन मेथड, जहां से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए एसएससी जेई में। लेकिन ध्यान रखना, गेट के अंदर और जो आईएएस में या फिर कोई अदर एग्जाम के अंदर बात करें तो इससे भी काफी हाई लेवल यहाँ पर बनता है। जब गेट में पढ़ते हैं तो गेट में इस कंपनसेटर अकेले टॉपिक को कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। 6-7 घंटे पढ़ाने का मतलब है कि आपके जस्ट बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं। तो जब गेट की क्लास लगेगी, अगर किसी को और डीप में पढ़ना है कंपनसेटर को, तो जब गेट की क्लास लगेगी तो वहां पर मैं और डीप में पढ़ाऊंगा इन सभी चीजों को, है ना। बाकी अभी आपके लिए जेईएन में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सारे इन सभी पॉइंटों से बन जाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, सारे बन जाएंगे। आपको बस क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है। क्लियर है? अब चलिए समझना। अब देखो यहां पर मैंने आपको कुछ बताया था पहले सर्ज इंपीडेंस एवं सर्ज इंपीडेंस लोडिंग के बारे में। मैंने आपको बोला था एक होता है सर्ज इंपीडेंस, सर्ज इंपीडेंस, सर्ज इंपीडेंस, एंड दूसरा क्या होगा आपके पास में, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, सर्ज इंपीडेंस, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इफेक्ट ऑफ कंपनसेटर क्या होगा सर्ज इंपीडेंस एंड सर्ज इंपीडेंस लोडिंग का, लोडिंग पर कंपनसेटर का इफेक्ट क्या होगा। तो देखो यहां पर सर्ज इंपीडेंस मैंने आपको लिखाया था जेडएस होता है रूट एल बाई सी। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, ओमेगा एल कर दो और ओमेगा सी कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में एक्सएल इंटू एक्सी, है ना, ये होगा एक्सएल इंटू एक्सी। तो ये आपके पास में आएगा सर्ज इंपेडेंस। अब ये सर्ज इंपेडेंस आ गया। अगर अपन बात करें सर्ज इंपेडेंस लोडिंग की, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि सर्ज इंपेडेंस लोडिंग जो होता है वो होता है आपके पास में VL स्क्वायर डिवाइड बाई ZS। VL स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा आपके पास में, ZS रहेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले। अब आपको बोलेगा बताओ इफेक्ट ऑफ कंपनसेटर क्या होगा इन दोनों के ऊपर, कि कंपनसेटर में यूज कर रहा हूं पावर स्टम में, तो वो सर्ज इंपेडेंस और सर्ज इंपेडेंस लोडिंग को कैसे चेंज करेगा। तो चलिए उसकी बात करते हैं अपन, इफेक्ट ऑफ कंपनसेटर। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना, इफेक्ट ऑफ कंपनसेटर, इफेक्ट ऑफ कंपनसेटर, कंपनसेटर ऑन ZS एंड SIL। ZS मतलब क्या है, सर्ज इंपेडेंस एंड, या फिर इसको हिंदी में लिखना ऐसा लिख दो, कंपनसेटर का, हिंदी में लिखना जैसा लिख दो, कंपनसेटर का, कंपनसेटर का ZS एवं SIL पर प्रभाव, क्या प्रभाव होगा, क्या इफेक्ट होगा, उसकी बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो इफेक्ट ऑफ, इंग्लिश मीडियम को लिखना है तो लिख देना इफेक्ट ऑफ कंपनसेटर।
ऑन सर्ज इंपेडेंस एंड सर्ज इंपेडेंस लोडिंग पर। तो देखो यहां पर क्या इफेक्ट होगा, तो अगर मैं बात करूं, पहली मैं बात कर रहा हूं शंट कैपेसिटर की, है ना, शंट कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर इसका क्या इफेक्ट होगा। तो शंट कैपेसिटर का क्या इफेक्ट होगा तो समझना, अगर मैं बात करूं ये मेरे पास में अल्टरनेटर है मेरा, ये ट्रांसमिशन लाइन है जिसका इंडक्टेंस है, ये ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस है, ये एल और ये सी है। अब मैंने शंट कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया इसके पैरेलल में, यहां पर एक क्रॉस सी एस एच, और यहां पर अपना क्या इधर लोड है। अब बताओ सर्ज इंपेडेंस कितना होगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अब सर्ज इंपेडेंस कितना होगा। तो देखो एक्सेल सीरीज पैरामीटर में कोई चेंज नहीं है, कैपेसिटर के पैरेलल में एक और कैपेसिटर आ गया, तो आपको पता है जब कैपेसिटर पैरेलल में जाते हैं तो ऐड हो जाते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं जेड एस सर्ज इंपेडेंस, तो सर्ज इंपेडेंस क्या होता है, तो वो होता है आपके पास में एक्सएल इंटू एक्सी, तो इसको अपन एक्सएल डैश कर देते हैं ना, कि वो क्या चेंज आ रहा होगा। तो एक्सएल डैश तो वही है, ओमेगा एल ई है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक्सएल डैश तो क्या है, ओमेगा इंटू एल ई है, बट हाँ एक्सी डैश से वो चेंज हो जाएगा। और एक्सी क्या हो जाएगा आपके पास में, तो एक्सी डैश जो हो जाएगा वो इस बार हो जाएगा 1/ओमेगा, सी की जगह आएगा सी प्लस सी एस एच, बस ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करो, इसकी जगह लिख दो 1/ओमेगा या 1/जे ओमेगा, है ना, जे ओमेगा भी लिख दो आपके पास में, इसमें जे भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहां से अब मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 1/जे ओमेगा और सी प्लस सी एस एच, बस ये फॉर्मेट आएगा। अब यहां से अगर मैं बात करूं देखो, तो यहां से जे ओमेगा कैंसिल हो गया, तो यहां से आ जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी बच रही है आपके पास में, तो ये बच रही है रूट एल ऊपर आ रहा है, डिवाइड बाय में सी प्लस सी एस एच आ रहा है। एक काम करो सी कॉमन ले लो, अगर आप सी कॉमन लोगे तो यहां से एल बाय सी, और ये क्या बचेगा आपके पास में डिनोमिनेटर में, एल बाय सी को मैंने बाहर ले लिया, या फिर इसको ऐसा लिख दो, इधर समझना, जो जेड एस डे से वो हो जाएगा आपके पास में रूट एल डिवाइड बाय सी, मैंने बाहर ले लिया तो 1 प्लस ये हो जाएगा सी एस एच डिवाइड बाय सी, और इसको एल बाय सी को तो आप अलग कर दो, रूट एल बाय सी अलग हो गया, और ये हो जाएगा 1/√1 प्लस सी एस एच बाय सी को मैं लिख रहा हूं के सी एस एच, वेयर जो यहां पर जहां जो के सी एस एच है, के सी एस एच उसकी वैल्यू क्या है, वो है सी एस एच डिवाइड बाय सी आपके पास में। तो यहां पर ये तो क्या है, रूट एल बाय सी तो क्या है, सर्ज इंपेडेंस है, तो सर्ज इंपेडेंस डिस कितना हो जाएगा, तो नया ओल्ड सर्ज इंपेडेंस, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास में जेड एस डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस के सी एस एच। तो ये हो जाएगा आपके पास में इफेक्ट होगा। देखो अगर आपको इफेक्ट निकालना है जैसे अपन निकालते हैं, लेकिन अगर मान लो अगर आपको पूछ दिया अब आप निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, आपको क्वेश्चन जल्दी करना होता है। अगर आप इस तरीके से निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक और मैं आपको डेरिवेशन कराता हूँ, लेकिन वो काम का नहीं है वो सारी चीजें, क्योंकि एग्जाम में आप डेराइव तो कर नहीं पाओगे। डेरिवेशन से अपन ऐसा निकालते हैं। अब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा बताओ शंट कैपेसिटर कंपनसेटर कनेक्ट किया, आपको इसको अपन केसीएसएच को अपन क्या बोलते हैं, परसेंटेज, केसीएसएच को अपन बोलते हैं डिग्री, या तो डिग्री बोलते हैं, डिग्री, और परसेंटेज ऑफ कंपनसेशन बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ कंपनसेशन, परसेंटेज और डिग्री ऑफ कंपनसेशन। आपको एग्जाम में पूछा जाए, बोला जाएगा कि मैंने सर्ज इंपेडेंस बोल देगा पहले इतना था, 30% से अपन ने शंट इंडक्टर से कंपनसेट किया, अब बताओ सर्ज इंपेडेंस कितना होगा। मैंने क्या बोला समझना, आपको सर्ज इंपेडेंस पहले दे देगा, अब बोलेगा 30% से अपन ने शंट कैपेसिटर कंपनसेटर से कंपनसेट किया, तो बताओ अब कितना होगा सर्ज इंपेडेंस। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, तो आपको जेडएस देगा, डिग्री ऑफ कंपनसेशन देगा, या वैल्यू पुट करके नया सर्ज इंपेडेंस आप निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे और पूछे भी जाते हैं, ध्यान रखना। तो ये वाला पार्ट भी आपके लिए एग्जाम में इंपोर्टेंट होगा। बहुत बार आपको एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए डिग्री ऑफ कंपनसेशन वाले। देखो एक और डेरिवेशन अपन कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं फॉर सीरीज कैपेसिटर के लिए, फॉर सीरीज कैपेसिटर कंपनसेटर, सीरीज कैपेसिटर, तो देखो अगर सीरीज कैपेसिटर के लिए बात करें तो यहां पर मेरे पास में क्या है, ये अल्टरनेटर है, ये बस बार है। अब यहां पर अपन क्या काम करेंगे, सीरीज कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे, और ये मेरे पास में क्या है,
इस तरह का सिस्टम है अपने पास में। तो ये होगा जे ओमेगा एल, ये होगा आपके पास में माइनस, या फिर आप इसको लिख दो एल, ये तो एल ही ऑलरेडी आपके पास में, ये होगा सी और ये होगा सी एस ई है ना, सीरीज कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं तो सी एस ई हो जाएगा। अब ये पार्ट होगा। अब अगर आपसे बोल दिया जाए क्या शंट में कनेक्ट किया, क्या नहीं, शंट वाला सेम रहेगा। अब मुझे बोल दिया जाए कि बताओ न्यू सर्ज इंपेडेंस कितना होगा जेड एस डैश, तो मैं तो बोलूंगा रूट ऑफ एक्सएल इंटू एक्सी। तो देखो एक्सी तो वही है आपके पास में, एक्सएल इस बार आपके पास में एक्सएल डैश इंटू एक्सी डैश होगा। तो एक्सी डैश की वैल्यू तो वही है आपके पास में, एक्सी डैश तो क्या है 1/j ओमेगा सी, इस बार कोई चेंज नहीं है इस बार। हाँ लेकिन एक्सएल डैश में चेंज है, एक्सएल डैश जो होगा वो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो सीरीज में क्या होगा जे ओमेगा एल माइनस 1/j ओमेगा, या फिर आपके पास में क्या सीरीज में तो प्लस लिखोगे ना 1/j ओमेगा सी, ये होगा। एलसीएम ले लो इधर, तो ये आ जाएगा जे और जे स्क्वायर हो जाएगा -1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस 1 डिवाइड बाय जे ओमेगा सी, ये वैल्यू आ रही है। एक काम करो दोनों वैल्यू उसमें पुट करो, तो यहाँ से जेड एस डेस आ जाएगा आपके पास में रूट ऑफ एक्सएल डेस की वैल्यू रख रहा हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस 1 डिवाइड बाय जे ओमेगा सी, और एक्सी डेस भी क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा 1/j ओमेगा सी। तो देखो जे से जे फिर से जे स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। वो सी एस ई है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में सी एस ई कर देना, इसको आप सी एस ई करो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एल इंटू सी एस ई प्लस 1 डिवाइड बाय जे ओमेगा सी एस ई, और यहाँ से आएगा आपके पास में 1/j ओमेगा सी। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आएगा आपके पास में माइनस में ओमेगा स्क्वायर एल इंटू सी एस ई प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर सी इंटू सी एस ई। अब एक काम करो, यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर एल इंटू सी एस ई कॉमन लो, यहाँ से ये कॉमन ऑलरेडी है ये, तो इसमें से अगर आप कॉमन लोगे बाहर तो ये पार्ट आपके पास में बचेगा जेड एस डेस इक्वल टू आपके पास में बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एल इंटू सी एस सी, मैंने बाहर ले लिया, तो ये 1 माइनस आपके पास में ये बीच में क्या था जो प्लस था, ये प्लस है, तो यहाँ से आएगा माइनस नीचे आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर एल इंटू सी एस सी, और डिवाइड में क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर सी इंटू सी एस सी है। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर, सी से सी एस सी कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एल बाई सी। रूट एल बाई सी को तो अपन क्या लिखते हैं, अलग कर दो रूट एल बाई सी को, और इसको अलग कर दो रूट के अंदर 1 माइनस, इसको बोलते हैं के सी एस ई, और ये रूट एल बाई सी तो क्या होता है जेड एस, पुराना वाला सर्ज इंपेडेंस, तो ये हो जाएगा जेड एस डैश, और ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस के सी एस ई। ये भी फॉर्मूला आपने बहुत बार देखा होगा के सी एस ई। तो यहाँ पर वेयर के सी एस ई क्या है, वही है परसेंटेज और डिग्री ऑफ कंपनसेशन। तो यहाँ पर जो के सी एस ई है वो क्या आपके पास में परसेंटेज और डिग्री ऑफ कंपनसेशन है ना, डिग्री ऑफ कंपनसेशन तो यहां पर आपके पास में क्या होगा, देखो सीरीज में ये आ रहा है, तो ऐसे अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। एक काम करता हूं मैं आपको सभी का कंबाइंड इफेक्ट लिखा देता हूं ना। अगर अपन सभी कंपनसेटर का इफेक्ट देखें, ठीक है, शंट इंडक्टर का सभी का, तो अगर आपके पास में सभी के लिए अगर मैं बात करूं, सभी कंपनसेटर के लिए बात कर रहा हूं मैं ना, सभी कंपनसेटर के लिए अगर अपन बात करें, तो यहां पर क्या होगा आपके पास में सर्ज इंपेडेंस जो होगा जेड एस डैश, वो हो जाएगा जेड एस इंटू रूट 1 माइनस के सी एस ई डिवाइड बाय 1 प्लस के सी एस एच, दो तो मैंने डेराइव करवा दिए, और यहाँ पर 1 माइनस के एल एस एच और आता है, वो इंडक्टर शंट इंडक्टर के लिए। तो ये सभी का इफेक्ट रहता है। तो ये ओवरऑल आपके पास में क्या होगा, इफेक्ट होगा सर्ज कंपनसेटर का, है ना, कंपनसेटर का इतना इफेक्ट आएगा आपके पास में ये। अब ये नया सर्ज इंपेडेंस होगा, ध्यान रखना जब मैं कंपनसेटर को कनेक्ट करूंगा। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताओ सर्ज इंपेडेंस लोडिंग क्या होगा, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग क्या होगा, तो सर्ज इंपेडेंस लोडिंग क्या होगा, तो वो एस आई एल इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर डिवाइड बाय जेड एस की जगह आप लिख दो जेड एस डैश, बस ये वैल्यू आप पुट कर दो, तो ये आपके पास में आ जाएगा सर्ज इंपेडेंस लोडिंग आ जाएगी नई वाली, एस आई एल, इसको भी डैश में कर दो, है ना, ये आपका आंसर आएगा। तो अगर आपको कभी भी सर्ज इंपेडेंस या सर्ज इंपेडेंस लोडिंग के बारे में पूछा जाए, जब कंपनसेटर का इफेक्ट बोले, तो आपको ऐसे करना है। देखो क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे बोलेगा कि ट्रांसमिशन लाइन है, फॉर एग्जांपल ऐसा बोलेगा ट्रांसमिशन लाइन है
जिसका सर्ज इंपेडेंस 400 ओम है, आपसे बोल दिया जाएगा कि सीरीज कैपेसिटर कंपनसेटर से कंपनसेटर से 30% कंपनसेशन किया गया ना, 30% कंपनसेशन अगर मैं बोल रहा हूं किया गया, तो अगर डिग्री ऑफ कंपनसेशन 30% है तो पूछेगा नया सर्ज इंपेडेंस क्या होगा, नया सर्ज इंपेडेंस क्या होगा, नया जेडएस कितना होगा, जेडएस डेज। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। जेडएस डेज होता है जेडएस इंटू रूट ऑफ 1 माइनस केसीएसी, बस। तो जेडएस कितना है, 400 है, वो दे रखा है, और कितना परसेंटेज डिग्री कंपनसेशन है, 0.3, बस हो गया। 400 इंटू क्या होगा, रूट में कितना है, 0.9, कितना आ जाएगा, 7.7, और 0.7 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट लेके या फिर आपको दे रखी होगी ऑप्शन में, आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? तो ऐसा न्यूमेरिकल आपको बनाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले फॉर्मूला याद रखना है। बहुत बार तो आपको जेईन में ऐसे फॉर्मूला ही पूछा हुआ है, ये फॉर्मूला ही पूछ लेता है, इसमें सभी का नहीं पूछता है, वो ज्यादातर आपको सीरीज कंपनसेटर का पूछता है, सीरीज कैपेसिटर कंपनसेटर का सर्ज इंपेडेंस और सर्ज इंपेडेंस लोडिंग पर क्या इफेक्ट होगा। क्लियर है? और हाँ, अगर आपको कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन की जो लोडिंग है, लोडिंग ऑफ लाइन सर्ज इंपेडेंस लोडिंग से आपके पास में ज्यादा है, तो कौन सा कंपनसेटर चाहिएगा, तो ध्यान रखना शंट कैपेसिटर कंपनसेटर चाहिए। मैं यहां पर लिख रहा हूं, लिख देता हूं पॉइंट, लोडिंग ऑफ लाइन किससे ज्यादा है, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग से ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, कौन सा कंपनसेटर यूज करेंगे, शंट कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर कंपनसेटर। नेक्स्ट, अगर आपसे बोल दे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं ना, अगर आपसे पूछ ले कि अगर अपन लोडिंग ऑफ द लाइन की अगर मैं बात करूं कि लोडिंग ऑफ द लाइन जो है वो सर्ज इंपेडेंस लोडिंग से कम है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, शंट इंडक्टर यूज करेंगे ना, शंट इंडक्टर कंपनसेटर यूज करेंगे हम, शंट इंडक्टर। और अगर मान लो दोनों बराबर है, लोडिंग ऑफ द लाइन जो है वो सर्ज इंपेडेंस लोडिंग के बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, नो कंपनसेटर, कोई कंपनसेटर नहीं चाहिए, कोई कंपनसेटर नहीं चाहिए सर, दो कोई कंपनसेटर नहीं चाहिए, कोई कंपनसेटर नहीं चाहिए। और इसी को अपन बोलते हैं इनफाइनाइट लाइन। अगर आपका लोडिंग ऑफ द लाइन और सर्ज इंपेडेंस लोडिंग इक्वल होता है तो उसी को अपन बोलते हैं फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल या इनफाइनाइट लाइन। इसी को क्या बोलते हैं अपन, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल और इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट लाइन ये बोला जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, ये आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, जितने भी कंपनसेटर या फिर कंपनसेटर क्या बात है आपके पास में, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग, जितने भी आपके पास में मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है? तो ये आपने अगर आपने याद रख लिया तो ये मान के चलना, आपका कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। मैं आपको फिर से बताता हूँ कहाँ कहाँ पर आपको फोकस करना है। पहली चीज तो आपके पास में पावर फैक्टर के अंदर मैंने ये तो मैं आपको बता चुका हूँ पावर फैक्टर के बारे में, कौन कौन से मेथड होते हैं, तो ये रहेंगे, नाम याद रखने। एक शंट कैपेसिटर क्या काम करता है, तो इसमें से आपको बस ये याद रखना है कि क्यू कैसे निकालते हैं, पी दे रखा हो तो, या फिर अपने पास में जो है शंट कैपेसिटर जब कनेक्ट कर रहा हूं तो क्या होगा, पावर फैक्टर बढ़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में। फिर उसके बाद में मैंने क्या बोला कि ये आपको क्यूसी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट सीएसएच का फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, और फिर जो मैंने पॉइंट लिखा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। सिमिलरली शंट इंडक्टर में क्यों लगाते हैं, तो कब लगाते हैं, तो इसको लगाते हैं अपन ड्यूरिंग नो लोड या लाइट लोड में लगाते हैं। शंट कैपेसिटर कब लगाते हैं, फुल लोड कंडीशन में अपन लगाते हैं। ठीक है? तो ये पॉइंट्स आपके पास में क्या होंगे, जितने भी मैंने स्टार पॉइंट कर रखे हैं, जितनी भी जगह मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है आपको, वो सारे आपको याद करने। जैसे ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना, ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए आपके सामने, ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। क्लियर? तो चलिए, ये था आपके पास में कंपनसेटर और इफेक्ट ऑफ कंपनसेटर और कैसे पावर फैक्टर को अपन इंप्रूव करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।